इज़राइल का इतिहास हमेशा लड़ाइयों, धर्म और अपने अस्तित्व को बचाने की कहानी रहा है। कभी यह जगह भगवानों के वादों और पवित्र जमीन के रूप में देखी जाती थी, लेकिन बाद में यह कई बड़े अंपायर्स की नज़र में आ गई। इजिप्शियन ने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, बेबीलोनियन ने उनके मंदिर तोड़ दिए और रोमन ने उनकी पहचान मिटाने की कोशिश की। फिर भी इज़राइल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वहाँ के लोग बार बार संघर्ष करते रहे, एग्जाइल झेलते रहे और अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश करते रहे। लेकिन हर जीत के बाद नई मुश्किलें और नए दुश्मन सामने आते गए। इस कहानी की शुरुआत मेडिटेरियन सी के किनारे बसे एक पुराने इलाके कैनन से होती है। यह जगह दुनिया के कई बड़ी सिविलाइजेशन के बीच में थी। पश्चिम में यूरोप, दक्षिण में अरेबियन पेनिसुला, पूर्व में मेसोपोटामिया और उत्तर में एंटोलिया जैसे बड़े इलाके थे। इसी वजह से यहाँ अलग अलग कल्चर और लोग आते जाते रहे। फिनोशियन नाम के लोग यहाँ बहुत अच्छे ट्रेडर हुए। उन्होंने दुनिया को अल्फाबेट यानी अक्षरों का एक ऐसा सिस्टम दिया जिसने आगे चलकर मॉडर्न लैंग्वेजेस की नींव रखी। बहुत पुराने समय में यह इलाका रहने के लिए काफी अच्छा माना जाता था। यहाँ उपजाऊ जमीन, पहाड़ और समुद्र तक पहुंच थी, इसीलिए प्री हिस्टोरिक लोग यहाँ बसने लगे। जॉर्डन वैली में मौजूद जेरिको दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी से पता चलता है कि जेरिको में रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी डिफेंसिव वॉल्स और टावर बनाते थे ताकि अपने शहर की रक्षा कर सके। लगभग 11,000 साल पुराना यह शहर आज भी मौजूद है, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में गिना जाता है। हजारों साल में यहाँ कई अलग अलग ट्राइब्स आकर बसे, लेकिन थर्ड मिलेनियम बीसी में कैनानाइट्स के आने से इस इलाके में बड़ा बदलाव आया। ये सेमेटिक लोग थे जिन्होंने जेरिको, मगदीदो जैसे सिटी स्टेट्स बनाए और धीरे धीरे ट्रेड बढ़ाने लगे। उनके इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी सिविलाइजेशन से भी कनेक्शन बनने लगे। अलग अलग कल्चर के बीच होने की वजह से कैनानाइट्स ने कई फॉरेनर कस्टम अपनाए और अपना ट्रेडिशन भी आसपास फैलाया। उनकी तरह वो भी कई गॉड्स को वर्शिप करते थे। लेकिन इसी इलाके में आगे चलकर एक बड़ा बदलाव आया। यहीं से दुनिया के पहले मोनोथीस्टिक रिलीजन यानी एक भगवान को मानने वाले धर्म की कहानी शुरू होती है। यह कहानी अब्राहम से जुड़ी है, जो मेसोपोटामिया के उर नाम की जगह में पैदा हुए थे। मान्यता के अनुसार एक दिन उन्हें गॉड का संदेश मिलता है कि वे कैनन जाए और लोगों तक गॉड का ये संदेश पहुंचाएं। अब्राहम ने अपना घर छोड़ दिया और लंबी कठिन यात्रा शुरू की। रास्ते में खराब मौसम, रेगिस्तानी इलाकों और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि वो इजिप्ट तक गए थे। आगे चलकर जैकोब नाम के व्यक्ति के 12 बेटे हुए, जिन्हें इज़राइल की 12 ट्राइब्स का फाउंडर माना जाता है। जैकोब ने ही इज़राइल नाम आगे बढ़ाया। बाद में 7 साल के भयानक अकाल और अपने बेटे जोसेफ से दोबारा मिलने की वजह से जैकब अपने परिवार के साथ इजिप्ट चला गया, जहां फैरो ने उसका वेलकम किया। जैकोब के इजिप्ट पहुंचने के बाद पेट्रियार्क्स का दौर खत्म हुआ। इज़राइलाइट्स की नई कहानी इजिप्ट में शुरू हुई। इस दौर की शुरुआत जोसेफ से हुई। उसके अपने भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी की वजह से वह जल्दी ही फैरो के भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गया। ये फैरोन असल में इजिप्ट के राजा होते थे। लोग इन्हें भगवान का दर्जा तक देते थे। कहा जाता है कि जोसेफ फैरो के सपनों का मतलब समझ सकता था, इसीलिए फैरो उसे बहुत सम्मान देने लगा। इसके बाद कहानी आती है मोसेस की, जो इज़राइलाइट के सबसे बड़े लीडर में से एक माने जाते हैं। उस समय इजिप्ट में इज़राइलाइट्स पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। बाद में मोसेस इजिप्ट छोड़कर मिडियन चला गया। वहीं एक दिन उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी, जिसमें से भगवान की आवाज आई। भगवान ने मोसेस को आदेश दिया कि वह इज़राइलाइट्स को इजिप्ट की गुलामी से आजाद कराए। मोसेस वापस इजिप्ट गया और फैरो से कहा, मेरे लोगों को जाने दो, लेकिन फैरो ने मना कर दिया। इसके बाद इजिप्ट पर कई भयानक प्लेग आए, बीमारियां आई। आखिर में इजिप्ट के फर्स्ट बॉर्न बच्चों की मौत शुरू हुई। तब फैरो डर गया
और इजराइलिट्स को जाने की अनुमति दे दी। लेकिन बाद में उसने अपना ही फैसला बदल लिया और अपनी सेना को इजराइलिट्स के पीछे भेज दिया। तभी मोजिज ने अपने डंडे से रेड सी को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे इजराइलिट सेफ्टी पूर्वक वहां से निकल गए और समुद्र का पानी वापस आ गया और इसी में इजिप्शियन आर्मी पूरी तरह डूब गई। इस एक्सोडस के दौरान मोजिज सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि धार्मिक मार्गदर्शक भी बन गया। माउंट सिनाई पर उसने 10 कमांडमेंट्स दिए। इसके बाद उसने कई सालों तक अपने लोगों को रेगिस्तान में रास्ता दिखाया। जब वे प्रोमिस्ड लैंड यानी कैनन के करीब पहुंचे, तब मोजिस की यात्रा खत्म हो गई। उसे खुद कैनन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। उसने माउंट नेबो से उस जमीन को दूर से देखा और उसकी मृत्यु वहीं हो गई। उसके बाद जोशुआ की लीडरशिप में इजराइलिट्स कैनन पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही कैनानाइट्स रहते थे। इसीलिए प्रोमिस लैंड में बसने की यह यात्रा धीरे धीरे आपसी कॉन्क्वेस्ट और युद्ध में बदल गई। जेरिको उन शुरुआती शहरों में से था जो इजराइलिट्स के कंट्रोल में आया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी एकता टूटने लगी और जजिस का दौर शुरू हुआ। ये जजिस सिर्फ लीडर नहीं बल्कि वॉरियर और प्रोफेट भी होते थे। जब भी कोई बड़ा संकट आता, वो लोगों को बचाते और कुछ समय के लिए शांति स्थापित करते। लेकिन इस पूरे दौर में इजराइलिट्स बार बार एक ही चक्कर से गुजरते रहे। पहले फेथफुलनेस, फिर गलतियां और फिर अपराध, उसके बाद ऑपरेशन और आखिर में रिडेप्शन। यही सिलसिला कई पीढ़ियों तक चलता रहा। 11th सेंचुरी बीसी में हालात बदलने लगे। लगातार केओस के बीच एक नया किंगडम उभरा जिसने इजराइल की 12 ट्राइब्स को एकजुट कर दिया। माना जाता है कि यही यूनिफाइड किंगडम ऑफ इजराइल की शुरुआत करता है। इस समय ट्राइब्स ने सोल को अपना पहला किंग बनाया। सबसे बड़ी वजह थी बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा, खासकर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन उस समय बहुत शक्तिशाली थे और उनकी नेवी काफी मजबूत थी। वे अक्सर सदर्न कोस्टल एरियाज पर अटैक करते रहते थे। सोल ट्राइब ऑफ बेंजामिन से था। शुरुआत में वह खुद किंग बनना नहीं चाहता था, लेकिन प्रोफेट सैमुअल ने उसे चुना। बाद में सोल ने एमोमिनिट्स और फिलिस्तीन के खिलाफ कई लड़ाइयों में जीत हासिल की और खुद को एक मजबूत लीडर साबित किया। लेकिन धीरे धीरे कहा जाने लगा कि सोल गॉड की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा था। उसकी डिसओबीडियंस बढ़ती गई और आखिरकार उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। लगभग 1000 बीसी में माउंट गिलाबाओ की लड़ाई में फिलिस्तीन्स ने सोल की सेना को हरा दिया। हार निश्चित देखकर सोल ने खुद अपनी तलवार पर गिरकर अपनी जान दे दी। माउंट गिलाबाओ की लड़ाई में सोल और उसके तीनों बेटे मारे गए। इसके बाद इजराइल में कुछ समय तक टर्मोइल और संघर्ष चलता रहा। फिर लगभग 2 साल बाद सोल के सन इन लॉ डेविड को नया किंग बनाया गया। डेविड की शुरुआत बहुत सिंपल थी। वह अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा और एक साधारण शेफर्ड था, मतलब चरवाहा। किसी को नहीं लगता था वह आगे चलकर इतना बड़ा लीडर बनेगा, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसका सामना फिलिस्तीन वॉरियर गोलत से हुआ। गोलत एक बहुत विशाल और खतरनाक योद्धा माना जाता था। उसकी ताकत से पूरी इजराइल आर्मी डरती थी। कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डेविड वहां सिर्फ अपने भाइयों के लिए खाना पहुंचाने आया था, लेकिन जब उसने गोलत को गॉड का अपमान करते सुना तो उसने उससे लड़ने का फैसला कर लिया। डेविड ने भारी हथियार लेने से मना किया और सिर्फ 5 पत्थर लेकर मैदान में उतरा। उसने अपनी स्लिंग यानी गुलेल उससे एक पत्थर सीधे गोलत के माथे पर मारा, जिससे वह गिर पड़ा। इसके बाद डेविड ने उसी की तलवार से उसका सिर काट दिया। इस जीत के बाद इजराइल में डेविड बहुत फेमस हो गया और सोल ने उसे अपना सन इन लॉ बना लिया, मतलब दामाद। लेकिन धीरे धीरे सोल को डेविड की बढ़ती पॉपुलैरिटी से डर लगने लगा। उसे लगा कि डेविड उसका किंगडम छीन सकता है। इसीलिए उसने डेविड को मरवाने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए डेविड को कई सालों तक लगातार यहाँ वहां भागते रहना पड़ा। सोल की मौत के बाद शुरुआत में सिर्फ जूडा ट्राइब ही डेविड को अपना किंग मान रही थी और वह हिब्रोन से शासन करने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसने बाकी ट्राइब्स का सपोर्ट हासिल किया और पूरे इजराइल का किंग बन गया। लगभग 993 बीसी में डेविड ने जेरूसलम को अपनी कैपिटल बनाया।
आगे चलकर जेरूसलम दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शहरों में से एक बन गया। डेविड के रूल को इज़राइल का गोल्डन एज माना जाता है। उसके समय किंगडम मजबूत और सेंट्रलाइज्ड हुआ, जबकि फिलिस्तीन और मोबाइट्स जैसे पुराने दुश्मनों की ताकत कम हुई और इज़राइल का भी प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में कई प्रॉब्लम थी। उसका बातशेबा के साथ संबंध और उसके पति की हत्या एक बड़ा स्कैंडल बन गया, जिससे किंगडम में रिबेलियन भी हुए। कहा जाता है कि इसी ब्लडशेड की वजह से गॉड ने डेविड को जेरूसलम में महान टेंपल बनाने की अनुमति नहीं दी। यह काम उसके बेटे सोलोमन को मिला, जिसने लगभग 970 बीसी में किंगडम को संभाला। सोलोमन का शासन अपने पिता से काफी अलग था। उसके समय इज़राइल में शांति रही और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुए। सबसे इम्पोर्टेंट काम था जेरूसलम में फर्स्ट टेंपल का निर्माण, जो लगभग 957 बीसी में पूरा हुआ। माउंट मोरिया पर बना यह टेंपल इज़राइल का सबसे बड़ा धार्मिक सेंटर बन गया। यही आर्क ऑफ द कॉन्वेंट को रखा गया। टेंपल की भव्यता दिखाती थी कि उस समय सोलोमन और इज़राइल कितने वेल्थी और पावरफुल बन चुके थे। लेकिन समय के साथ लोगों का सोलोमन से भरोसा कम होने लगा। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भारी टैक्स लगाए गए और लोगों से जबरन मजदूरी करवाई गई। इससे आम लोग अपने किंग से नाराज हो गए। साथ ही सोलोमन ने फॉरेनर को इज़राइल में बसने दिया और रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, जो कई इजराइलाइट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। धीरे धीरे किंगडम के अंदर असंतोष बढ़ने लगा। सोलोमन की मौत के बाद हालात और खराब हो गए। उसके बेटे रिहाबोम ने टैक्सीज और फोर्स्ड लेबर कम करने से मना कर दिया। इससे और रेबेलियन शुरू हुए और इज़राइल की 10 नदरन ट्राइब्स अलग होकर नया किंगडम ऑफ इज़राइल बना बैठी, जिसका किंग जियोबोम फर्स्ट बना। वहीं साउथ में जुडा पर रियोबोम का कंट्रोल बना रहा। इस तरह की यूनाइटेड नेशन दो अलग किंगडम्स में बट गया। दोनों किंगडम्स अब पहले से कमजोर हो चुके थे, जल्द ही आसपास के बड़े एम्पायर्स का शिकार बनने लगे। 722 बीसी में एसेरियन एम्पायर ने 3 साल की सीज के बाद किंगडम ऑफ इज़राइल पर कब्जा कर लिया। वहां के लोगों को जबरदस्ती अलग अलग इलाकों में भेज दिया गया। बाद में इन्हें लॉस्ट ट्राइब ऑफ इज़राइल कहा जाने लगा, क्योंकि इतिहास में उनका आगे क्या हुआ यह आज तक साफ नहीं हो पाया है। सदर्न किंगडम जूडा कुछ समय तक एसेरियन एम्पायर से बचा रहा, लेकिन 586 बीसी में बेबीलोनियन एम्पायर ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। बेबीलोनियन ने शहर को जला दिया, फर्स्ट टेंपल को नष्ट कर दिया और कई इंपॉर्टेंट ज्यूइश लोगों को बेबीलोन ले जाकर एग्जाइल में रहने पर मजबूर कर दिया। यह समय ज्यूइश लोगों के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उन्होंने अपनी आजादी, अपना टेंपल और अपनी जमीन सब कुछ खो दिया था। फिर भी एग्जाइल में रहने के दौरान उन्होंने अपना फेथ और ट्रेडिशन नहीं छोड़े। टेंपल ना होने के बावजूद वे अपने धर्म का पालन करते रहे। इस समय एजिकिल और जर्मिया जैसे प्रॉफिट भी सामने आए। ये एजिकिल वो हैं जिन्होंने लास्ट डेज ऑफ इज़राइल की भविष्यवाणियां की थी। अगर आप उन भविष्यवाणियों के बारे में और सुनना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर हमारी ये पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिन्होंने लोगों को उम्मीद दी कि वे एक दिन अपने होमलैंड में वापस लौट सकेंगे। करीब 50 साल बाद उनकी यह उम्मीद सच हुई। 539 बीसी में पर्शियन रूलर साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन को जीत लिया। ज्यूइश लोगों के लिए यह कन्क्वेस्ट किसी लिबरेशन से कम नहीं था। साइरस ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई और एग्जाइल में रह रहे ज्यूज को वापस जेरूसलम लौटने और अपना टेंपल दोबारा बनाने की अनुमति दे दी। एक आज का टाइम है जब इज़राइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, और एक वो टाइम था जब ईरान के किंग ने खुद ज्यूइश लोगों को दोबारा टेंपल बनाने की अनुमति दी थी। यह खबर ज्यूइश लोगों के लिए किसी चमत्कार जैसी थी। कहा जाता है प्रॉफिट की भविष्यवाणियां सच साबित हुई और लोगों को लगा कि उनकी सफरिंग अब खत्म होने वाली है। जब ज्यूइश लोग वापस लौटे तो उनके सामने नई चुनौतियां थी। जेरुब्बाबेल नाम का लीडर, जो डेविड की फैमिली लाइन से जुड़ा था, टेंपल को दोबारा बनाने का काम संभालने लगा। लोग कैरवान्स में डेजर्ट और वैली पार करते हुए जेरूसलम लौट रहे थे। वे सिर्फ सामान नहीं बल्कि अपने सपने, उम्मीदें और प्रार्थनाएं भी साथ लेकर आ रहे थे। रास्ता आसान नहीं था। आसपास के लोगों की हॉस्टिलिटी, रिसोर्सेज की कमी और अंदरूनी डर जैसी कई प्रॉब्लम थी।
लेकिन फिर भी उनके लिए सबसे बड़ी बात थी जियोन, यानी अपनी पवित्र होमलैंड को दोबारा खड़ा करना। 516 बीसी में सेकंड टेंपल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। यह टेंपल सोलोमन के भव्य टेंपल जितना शानदार नहीं था, लेकिन ज्यूइश लोगों के लिए एक नई शुरुआत थी और उनके मजबूती का प्रतीक बन गया। प्रोफेट हगाई लोगों को लगातार प्रेरित कर रहे थे कि कठिनाइयों के बावजूद टेंपल का कंस्ट्रक्शन पूरा करना जरूरी है। धीरे धीरे जेरूसलम एक सिटी नहीं बल्कि फेथ और आइडेंटिटी का सेंटर बनता गया। इसी दौर में जुडाइज्म ने अपना नया रूप लेना शुरू किया। तोरा को पहली बार लिखित रूप में तैयार किया गया। पहले ज्यूइश ट्रेडिशन ज्यादातर ओरल फॉर्म में था, मतलब आपस में बोलचाल करके एक दूसरे को समझाया जाता था। लेकिन एग्जाइल के बाद लोगों को एहसास हुआ कि उनकी टीचिंग्स को लिखकर सेफ रखना जरूरी है। इसी समय साइनागोज भी बनने लगे। साइनागोज ये एक तरह के ज्यूइश लोगों के मंदिर है जो वर्शिप और लर्निंग के सेंटर बन गए। आगे चलकर यही साइनागोज जुडाइज्म को बचाए रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस समय इजरा नाम के स्कॉलर और प्रीस्ट की भूमिका भी काफी इम्पोर्टेंट थी। वह एग्जाइल के बाद दूसरे बड़े ग्रुप के साथ जेरूसलम लौटा और उसने मोजिस के लॉ को फिर से ज्यूइश जीवन का आधार बनाने की कोशिश की। जेरूसलम पहुंचते ही एजरा ने लोगों को इकट्ठा करके तोरा पढ़कर सुनाई। इससे लोगों को अपनी पहचान और ट्रेडिशंस दोबारा से याद आए। तोरा अब सिर्फ एक पुरानी पवित्र किताब नहीं रही, बल्कि लोगों के रोजमर्रा जीवन की एक गाइड बन गई। एजरा ने आगे चलकर ग्रेट असेंबली की स्थापना की, जिसमें लगभग 120 लीडर शामिल थे। इस असेंबली ने ज्यूइश कस्टम, प्रेयर और ब्लेसिंग्स को व्यवस्थित किया। साथ ही पब्लिक तोरा रीडिंग शुरू करवाई ताकि आम लोग भी टीचिंग्स को समझ सके। एजरा ने अपना पूरा जीवन तोरा को समझाने, उसका पालन करने और लोगों को उसकी टीचिंग सिखाने में लगा दिया। पब्लिक रीडिंग के जरिए उसने ज्यूइश लोगों की धार्मिक पहचान को फिर से मजबूत किया। इसी वजह से उसे बाद में फादर ऑफ जुडाइज्म कहा जाने लगा। लेकिन उसके रिफॉर्म आसान नहीं थे। उस समय कई ज्यूइश लोग नॉन ज्यूइश कम्युनिटीज के साथ शादियां करने लगे थे। इजरा चाहता था लोग तूरा के रूल्स को सख्ती से पालन करें, मतलब अपनी ही कम्युनिटीज के अंदर शादी करें। इसीलिए उसकी पॉलिसी से कम्युनिटी के अंदर टेंशन भी पैदा हुए। पर्शियन रूल के दौरान ज्यूस को काफी रिलीजियस फ्रीडम मिली थी। पर्शियन लोकल कस्टम और रिलीजन्स का सम्मान करते थे। इसीलिए ज्यूइश लोग अपनी पहचान बचाए रखते हुए शांति से रह पाए। हाई प्रीस्ट और लोकल लीडर के जरिए उन्हें कुछ ऑटोनॉमी भी मिली, लेकिन यह शान दौर हमेशा के लिए नहीं रहा। धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी और जल्दी ही एक नई फॉरेन पावर पश्चिम से उभर कर सामने आई। 336 बीसी में ग्रीस पहली बार मैसेडोनियन रूल के तहत यूनाइटेड हुआ। इसके बाद एक युवा किंग ने पर्शिया के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। उसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, जो आगे चलकर अलेक्जेंडर द ग्रेट बन गया। उसने सिर्फ पर्शिया को ही नहीं हराया, बल्कि इजराइल और पूरे रीजन पर गहरा प्रभाव डाला। एक बार फिर ज्यूइश लोगों पर विदेशी रूल्स का कंट्रोल हो गया। लेकिन अलेक्जेंडर बाकी कनकरर से अलग था। वह सिर्फ टेरिटरी जीतना नहीं चाहता था, बल्कि अलग अलग कल्चर्स को मिलाकर एक नई मिक्स सिविलाइजेशन बनाना चाहता था। अलेक्जेंडर मैसेडोनियन में पैदा हुआ था और फेमस फिलोसफर अरिस्टोटल का स्टूडेंट था। बचपन से ही उसे लगता था कि वह महान बनने के लिए पैदा हुआ है। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक ब्रिलियंट मिलिट्री लीडर था और उसे दुनिया जीतने की बहुत बड़ी एम्बिशन थी। शुरुआत में उसका अभियान सिर्फ पर्शिया से पुराने ग्रीक डिफीट का बदला लेने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे यह इतिहास बदल देने वाला अभियान बन गया। ग्रीस से निकलकर उसने एशिया माइनर, सीरिया, इजिप्ट और पर्शिया तक विजय हासिल की। आखिर में उसकी सेना इंडस वैली तक पहुंच गई। इसी दौरान इजराइल भी उसके एम्पायर का हिस्सा बन गया। अलेक्जेंडर की जीतों के बाद हेलेनिस्टिक पीरियड शुरू हुआ। इस दौर में लैंग्वेज, आर्ट और फिलोसफी का गहरा प्रभाव इजिप्ट से लेकर इंडिया तक फैला। जूडिया में भी ग्रीक कल्चर पहुंचा, लेकिन वहां लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। कुछ ज्यूज ने ग्रीक को ईस्टर्न कल्चर के मेल को स्वीकार कर लिया, जबकि कई लोगों ने अपना ट्रेडिशन बचाने के लिए इसका विरोध किया। यह तनाव लगभग 200 साल बाद और बढ़ गया, जब अलेक्जेंडर का एम्पायर उसके जनरल्स में बंट चुका था। सेलूसिड किंग
सेल्यूसिड किंग एंटोकस फोर्थ ने अपने पूरे किंगडम में ग्रीक कल्चर लागू करने की कोशिश की। उसने ज्यूइश रिलीजियस प्रैक्टिस पर रोक लगा दी और जेरूशलम के टेंपल में ग्रीक गॉड जीसस का पुतला बनवा दिया। यह ज्यूइश लोगों के लिए बहुत बड़ा अपमान था और पूरे जुडाया में रिबेलियन शुरू हो गया। इस रिवोल्ट की शुरुआत मोडिन नाम के शहर से हुई थी। वहां ज्यूइश प्रीस्ट मैथाइस को पैगन गॉड के लिए सेक्रीफाइस करने का आदेश दिया गया, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में उसने सेल्यूसिड ऑफिसर और एक ज्यूइश कैलोबरेटर मतलब जो साथ मिला हुआ था, दोनों को मार दिया। इसके बाद उसने गुरिल्ला रेजिस्टेंस शुरू कर दी। मैथाइस के मौत के बाद उसके बेटे जुडा मैकाबे ने रिवोल्ट की कमान संभाली। अपनी बहादुरी और फीस फाइटिंग की वजह से उसे जुडा द हैमर कहा जाता था। जुडा मकाबे एक बहुत स्किल्ड मिलिट्री लीडर था। उसने गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज करके सेल्यूसिड आर्मी को बार बार नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे रेबल फोर्सेस मजबूत होती गई। आखिरकार उन्होंने फोर्टिफाइड सिटीज पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 164 बीसी में मैकाबीज ने एक वेल प्लान्ड रिवोल्ट के जरिए जेरूशलम को आजाद करा लिया और टेंपल को फिर से ज्यूइश वर्शिप के लिए रिस्टोर किया। इसी जीत की याद में आज भी ज्यूइश लोग हनुक्का फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन यह रिवोल्ट सिर्फ ओनर के खिलाफ नहीं था। जुडाया के अंदर भी ग्रीक कल्चर को सपोर्ट करने वाले और उसका विरोध करने वाले ज्यूज के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। 160 बीसी में जुडा मकाबे की मौत हो गई, लेकिन उसके भाइयों ने लड़ाई जारी रखी। आखिरकार ज्यूइश लोगों को कुछ हद तक ऑटोनॉमी मिल गई और साइमन थासी ने हैसोमियन डायनेस्टी की स्थापना की। वह जुडाया का हाई प्रीस्ट और रूलर दोनों बना। इसी समय एक नई शक्ति भी इस संघर्ष में शामिल होने वाली थी, वो थी रोमन रिपब्लिक। शुरुआत में रोमन्स ने डिप्लोमेसी के जरिए जुडाया की हेल्प की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहां अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। कुछ समय के लिए ज्यूइश लोगों को सेल्फ रूल मिला, लेकिन इंटरनल डिवीजन ने फिर से उनकी कमजोरी बढ़ा दी। हैसमोनियन डायनेस्टी के दो भाइयों हार्केनस सेकंड और एरिस्टोबुलस के बीच थ्रोन को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। दोनों ने रोम से हेल्प मांगी, जिससे रोम को जुडाया में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। रोमन लीडर पोम्पी ने इस मौके का फायदा उठाया। जब एरिस्टोबुलस ने जेरूशलम को फोर्टिफाई करके विरोध किया, तब पोम्पाई ने सिटी को घेर लिया। 3 महीने की ब्रूटल सीज के बाद जेरूशलम की दीवारें टूट गई। भारी ब्लडशेड हुआ। इसके बाद जुडाया धीरे धीरे रोमन कंट्रोल के नीचे आ गया और रोमन सपोर्टेड रूलर्स को वहां शासन दिया गया। इन्हीं रूलर्स में सबसे फेमस थे हेरोड द ग्रेट। उसके शासन में कई बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बने, जैसे सेकंड टेंपल का एक्सपेंशन, मैसदा फोर्ट्रेस और बाल्टाइम पोर्ट सिटी। लेकिन भारी टैक्सेस और रोम के प्रति उसकी लॉयल्टी की वजह से लोग उससे नफरत करने लगे। 4 बीसी में उसकी मौत के बाद किंगडम उसके बेटों में बांट दिया गया, लेकिन वो स्टेट को संभाल नहीं पाए। आखिरकार 6 एडी में रोम ने जुडाया को सीधे अपने कंट्रोल में ले लिया। रोमन रूल के दौरान ज्यूइश लोगों और रोमन्स के बीच लगातार तनाव बना रहा, क्योंकि ज्यूज एक और फॉरेन रूल को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। 66 एडी में भारी टैक्सेशन और रोमन ऑपरेशन के खिलाफ पहला ज्यूइश रोमन वार शुरू हुआ। शुरुआत में ज्यूइश रिबल्स ने रोमन को चौंका दिया। जेलोट्स और शिकारी जैसे ग्रुप्स की लीडरशिप में उन्होंने जेरूशलम को फिर से आजाद करा लिया। करीब 4 साल तक उन्होंने रोम जैसी बड़ी शक्ति का सामना किया, लेकिन आखिरकार रोमन्स ने सिटी को फिर से घेर लिया। 70 एडी में लंबी सीज के बाद रोमन ने जेरूशलम की दीवारें फिर से तोड़ी और शहर पर कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद रोमन्स ने इस बार सेकंड टेंपल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह ज्यूइश इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। टेंपल का सिर्फ एक हिस्सा बचा, जिसे आज वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहा जाता है। यह आज भी ज्यूइश लोगों की सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। टेंपल के खजाने रोम ले जाए गए और इन घटनाओं को आर्क ऑफ टाइटस पर भी दिखाया गया है। इसके बाद ज्यूइश लोग रोमन एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में बिखेर दिए गए, लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस फिर भी बंद नहीं की। कुछ दशकों बाद रिबेलियन फिर हुआ, जिसे रोमन्स ने फिर से बहुत कठोरता से दबा दिया। फिर 132 एडी में साइमन बार कोकवा की लीडरशिप में एक और बड़ा रिवोल्ट हुआ।
शुरुआत में रेबल्स ने जेरूसलम दोबारा हासिल कर लिया, लेकिन रोमन्स ने एक एक फोर्ट्रेस को नष्ट करना शुरू किया। आखिर में बेतार की लड़ाई में बार खुबा मारा गया और रिवोल्ट फिर से खत्म हो गया। इस रिबेलियन के बाद रोम ने जुडाया का नाम बदलकर सीरिया पलिस्तीना रख दिया और ज्यूस को जेरूसलम में आने से भी रोक दिया। बड़ी संख्या में ज्यूश लोगों को अंपायर के अलग अलग हिस्सों में फिर से भेज दिया गया। यहीं से ज्यूश डायस्पोरा की लंबी कहानी शुरू हुई, जहां ज्यूश हिस्ट्री सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रही बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। आखिरकार रोमन अंपायर कमजोर होकर टूट गया और उसकी जगह नए नेशंस उभरने लगे। इसी दौरान मिडल ईस्ट में एक नया धर्म और नई शक्तियां सामने आने लगी, जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। जेरूसलम अब एक रोमन सिटी बन चुका था, जिसे एलिया कैपिटोलिना कहा जाता था। जहां कभी जूस टेंपल हुआ करते थे, वहां अब पैगन टेंपल खड़े थे। पैलेस्टीन में बचे हुए जूस लोग धीरे धीरे माइनॉरिटी बन गए और अपने ट्रेडिशन बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। गैलीली और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में छोटे ज्यूइश विलेज अभी भी मौजूद थे। वहां लोग खेती, छोटे व्यापार और लोकल कम्युनिटीज के सहारे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। छोटे साइनागोज में इकट्ठा होकर वो अपने फेथ और शेयर्ड हिस्ट्री को जिंदा रखे हुए थे। लेकिन समय के साथ रोमन अंपायर की जगह क्रिश्चियन बेजेंटाइन अंपायर ने ले ली और जेरूसलम क्रिश्चियन के लिए भी होली सिटी बन गया। क्रिश्चियनिटी अब स्टेट रिलीजन बन चुकी थी। तब ज्यूस लोगों के लिए मुश्किलें शुरू हो गई। उन पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने की अनुमति नहीं थी और नए साइनागोज बनाना भी मुश्किल कर दिया। जेरूसलम में ज्यूस के प्रवेश पर सख्त रोक लगा दी गई, क्योंकि कई क्रिश्चियन लीडर उन्हें जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन के लिए जिम्मेदार मानते थे। 6th सेंचुरी तक एम्परर जस्टिनियन जैसे रूलर्स ने ज्यूइश रिलीजियस प्रैक्टिस में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इन हालातों की वजह से ज्यादा ज्यूस लोग अपने होमलैंड को छोड़ने लगे। एग्जाइल में रहते हुए ज्यूस कम्युनिटीज ने खुद को नए तरीकों में डाल लिया। बेबीलोन और पर्शियन रीजन में उन्हें फिर से कुछ रिलीजियस फ्रीडम मिली। वहीं रेबीज ने बेबीलोनियन तलमुड तैयार किया, जिसने ज्यूइश रिलीजियस प्रैक्टिस को और व्यवस्थित किया। मेडिटेरियन वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों जैसे इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में ज्यूइश लोग मर्चेंट, आर्टिशियंस और स्कॉलर के रूप में काम करने लगे। उन्होंने जिन सिटीज में रहना शुरू किया, वहां की इकोनॉमी और कल्चर में भी योगदान दिया। लेकिन इतनी मेहनत और अडेप्टेशन के बावजूद उनकी सेफ्टी कभी पूरी तरह गारंटीड नहीं थी। 7th सेंचुरी में इस्लाम के आगमन पर मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ने जुडाया और पूरे लेवेंट रीजन की हिस्ट्री बदल दी। जब मुस्लिम आर्मीज ने फलस्तीन पर कब्जा किया, तब बैजेंटाइन रूल खत्म हो गया और एक नए दौर की शुरुआत हुई। इस बदलाव का असर वहां बचे हुए ज्यूइश लोगों पर भी भारी पड़ा। रशीदुन और उमायद कलीफेट के समय ज्यूइश को फिर से जेरूसलम लौटने की अनुमति मिली। हालांकि उन्हें स्पेशल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन पीपल ऑफ द बुक यानी किताब के बंदे माने जाने की वजह से उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलती थी। यहाँ इनकी पोजीशन बैजेंटाइन रूल से काफी अच्छी थी। टाइबेरियस और सफाद जैसे सिटीज में ज्यूइश कम्युनिटी फिर से मजबूत होने लगी। खासकर गैलीली ज्यूइश लर्निंग और मास्टिज्म का बड़ा सेंटर बन गया, जहाँ स्कॉलर्स पुराने पवित्र टेक्स्टों को समझने और ट्रेडिशन को बचाने का काम कर रहे थे। लेकिन यह शांति हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं थी। अब्बासिद कैलिफेट के समय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हैवी टैक्सेस और कभी कभी परसिक्यूशन की वजह से ज्यूज और मुस्लिम रूलर्स के बीच तनाव बढ़ जाता था। दूसरी तरफ डायस्पोरा में ज्यूज लोगों की स्थिति अलग अलग जगहों पर अलग अलग थी। मुस्लिम स्पेन यानी अल एंडलस में ज्यूज कम्युनिटीज ने कल्चरल गोल्डन एज देखा। वहां ज्यूज पोइट, फिलोसफर और साइंटिस्ट सोसाइटी के इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए थे। लेकिन क्रिश्चियन यूरोप में हालात ज्यादा खराब थे। वहां एंटीसेमिटिज्म लगातार बढ़ रहा था। ज्यूज पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, उन्हें अलग थलग किया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए।
ब्लड लाइबल यानी ड्रैकुला जैसी अफवाहें फैलाई गई कि ज्यूश क्रिश्चियन बच्चों का ब्लड रिचुअल में यूज करते हैं। इन झूठी कहानियों से लोगों में डर और नफरत फैलने लगी। डार्क एजिस के बाद वेस्टर्न यूरोप पहले से ज्यादा शक्तिशाली और धार्मिक बनकर उभरा। इसका असर ज्यूश लोगों पर भी पड़ा, लेकिन अच्छा नहीं। रोम में पोप अब यूरोप की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस शक्ति बन चुका था। पोप अर्बन सेकंड ने बाइजेंटिनियंस की हेल्प के नाम पर अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था जेरूसलम, जो उस समय मुस्लिम फतीमद कंट्रोल में था। उसने क्रिश्चियन से होली लैंड को आजाद कराने की अपील की और हजारों लोग क्रूसेड में शामिल हो गए। इनमें कई ऐसे फैनेटिक्स भी थे जो बिना ट्रेनिंग और हथियारों के सिर्फ धार्मिक जोश में निकल पड़े। जब ये पीपल क्रूसेड यूरोप से गुजर रही थी, तब रास्ते में ज्यूश कम्युनिटीज पर हमले शुरू हो गए। राइनलैंड के कई इलाकों में ज्यूज का मैसेकर किया गया। कई लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी अपनाने पर मजबूर किया गया, जबकि कुछ ज्यूज ने कन्वर्जन की बजाय मार्टिरडम मतलब शहीदी को चुना। यह सिर्फ शुरुआत थी। 1099 में जब क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर कब्जा किया, तब सिटी में भयानक मैसेकर हुआ। हजारों मुस्लिम्स और ज्यूज मारे गए। कई ज्यूज फैमिलीज जो सिनागोग में छिपी हुई थी, उन्हें जिंदा जला दिया गया। जेरूसलम, जो कभी ज्यूस रिस्टोरेशन की उम्मीद थी, अब उनके लिए मौत का शहर बन गया। इसके बाद क्रूसेडर ने किंगडम ऑफ जेरूसलम और दूसरे क्रूसेडर स्टेट जैसे एंटोइक, ट्रिपोली और एडेसा स्थापित किए। क्रिश्चियन नाइट वहां रूल करने लगे, जबकि मुस्लिम और ज्यूज उनके कंट्रोल में वहीं रहते थे। कुछ समय ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, लेकिन वॉयलेंस का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। जल्द ही एडेसा क्रूसेडर स्टेट गिर गया, जिससे दूसरा क्रूसेड शुरू हुआ। हालांकि दूसरा क्रूसेड पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन आइबेरिया में क्रूसेडर्स ने मुस्लिम सिटी जैसे लिस्बन पर कब्जा कर लिया और वहां ज्यूस लोगों के राइट्स को और लिमिटेड कर दिया। क्रूसेडर रूल के दौरान जेरूसलम को लैटिन किंगडम का सेंटर बना दिया गया। फ्यूडल लॉर्ड और नाइट टेम्पलर जैसे मिलिट्री ऑर्डर सिटी की रक्षा करते थे। उस समय जेरूसलम पश्चिम यूरोप की शक्ति और इन्फ्लुएंस का एक बड़ा सिंबल बन चुका था। जब क्रूसेडर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब जेरूसलम के ज्यूज और मुस्लिम पर भारी ऑपरेशन हो रहा था। ज्यूज को एक बार फिर से सिटी से बाहर निकाल दिया गया। उनकी रिलीजियस फ्रीडम छीन ली गई। मुस्लिम्स पर भारी टैक्सेस लगाए गए और डोम ऑफ द रॉक जैसे सेक्रेड प्लेसेस का भी अपमान किया गया। ज्यूइश लोगों की हालात इतनी कमजोर हो चुकी थी, वे खुलकर रेजिस्टेंस भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम वर्ल्ड में फिर से यूनिटी बनने लगी। 12th सेंचुरी के बीच कुछ मजबूत लीडर उभरे, जिन्होंने होली लैंड को फिर से वापस लेने का लक्ष्य बनाया। इनमें नूर अल दीन जंगी ने सीरिया और नदरन इराक में मुस्लिम पावर को मजबूत किया। बाद में उसके सक्सेसर सलाहुद्दीन ने इस मूवमेंट को और बड़ा बना दिया। सलाहुद्दीन सिर्फ एक महान वॉरियर ही नहीं, बल्कि एक एजुकेटेड, कैरिज्मेटिक और डीपली रिलीजियस लीडर भी था। वह इजिप्ट और सीरिया का सुल्तान बना और उसने इस्लामिक वर्ल्ड के एक बड़े हिस्से को एकजुट किया। सलाहुद्दीन के लिए जेरूसलम सिर्फ पॉलिटिकल टारगेट नहीं, बल्कि एक पवित्र ड्यूटी भी थी। दूसरी तरफ क्रूसेडर स्टेट अंदर से कमजोर हो रहे थे। किंगडम ऑफ जेरूसलम सक्सेशन क्राइसिस और कमजोर लीडरशिप से जूझ रहा था। किंग बेल्डविन फिफ्थ लेप्रोसी जैसी बीमारी से पीड़ित था, जिसकी वजह से वह इफेक्टिवली रूल नहीं कर पा रहा था। उसकी मौत के बाद किंगडम के अंदर सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने क्रूसेडर्स को और कमजोर कर दिया, जबकि सलाहुद्दीन लगातार मजबूत होता जा रहा था। 1187 में बैटल ऑफ हैटिन में सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर को बड़ी हार दी। इस लड़ाई में क्रूसेडर आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया। वो थके हुए थे और उनके पास पानी तक नहीं था। आखिरकार क्रूसेडर सेना बुरी तरह हार गई। बड़ी संख्या में सोल्जर मारे गए या कैद कर लिए गए। इस जीत के बाद सलाहुद्दीन ने लगातार अटैक जारी रखे और उसी साल अक्टूबर में जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्रूसेडर की तरह उसने बड़े मैसेकर नहीं करवाए।
उसने क्रिश्चियंस को रैंसम देकर सुरक्षित शहर छोड़ने की अनुमति दी। जेरूसलम की इस हार ने यूरोप को हिला दिया। इसके जवाब में थर्ड क्रूसेड शुरू हुई, जिसकी लीडरशिप इंग्लैंड के किंग रिचर्ड द लॉयन हार्ट ने की। रिचर्ड जेरूसलम को वापस जीतना चाहता था, लेकिन कई बैटल्स के बाद उसने जाफा को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी समझा। आखिर में सलाउद्दीन और रिचर्ड के बीच ट्रीटी ऑफ जाफा हुई। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जेरूसलम मुस्लिम कंट्रोल में रहेगा, लेकिन क्रिश्चियन बिना हथियारों के अपने होली चर्चिज में जा सकेंगे। ज्यूज का इस ट्रीटी में कहीं कोई जिक्र नहीं था, लेकिन हिस्ट्री धीरे धीरे एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी। लगातार वॉर्स और मैसेकर की वजह से होली लैंड मतलब जेरूसलम पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कई गांव पूरी तरह खत्म हो गए। फिर भी जेरूसलम तीन बड़े रिलीजियंस का स्पिरिचुअल सेंटर बना हुआ था। क्रिश्चियन के छोटे क्रूसेडर स्टेट कमजोर होते जा रहे थे, मुस्लिम लगातार मजबूत हो रहे थे, और ज्यूज के पास सिर्फ एक सपना बचा था, एक दिन जेरूसलम को फिर से अपना बनाने का सपना। यह सपना उस समय तक लगभग 1000 साल पुराना हो चुका था। धीरे धीरे क्रूसेडर स्टेट अपनी टेरिटरीज खोते गए और आखिरकार 1291 में एक्रे के गिरने के बाद होली लैंड में क्रूसेडर रूल खत्म हो गया। इसी दौरान एक नई शक्ति उभर कर सामने आई, मामलूक्स। ये पहले कैक्सस रीजन से लाए गए स्लेव सोल्जर थे, जिनमें कई टर्क्स भी थे। बाद में उन्होंने इजिप्ट में आयुबुद डायनेस्टी को हटाकर 1250 में ममलूक सल्तनत की स्थापना की। इजिप्ट में अपनी पावर मजबूत करने के बाद ममलूक ने बाकी बचे क्रूसेडर स्टेट पर ध्यान देना शुरू किया। आखिरकार 1291 में उन्होंने आखिरी क्रूसेडर स्ट्रॉन्गहोल्ड को भी खत्म कर दिया। यह सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, बल्कि लगभग 2 सदियों से चल रही क्रिश्चियन और मुस्लिम ताकतों की लड़ाई में इस्लामिक डोमिनेंस का प्रतीक बन गई। लेकिन क्रूसेडर्स के पूरी तरह खत्म होने से पहले ही ममलूक जेरूसलम पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर चुके थे। 1260 में बैटल ऑफ आइन जालूत की जीत के बाद उन्होंने सिटी में प्रवेश किया। उससे पहले 1230 से 1260 का टाइम जेरूसलम के लिए काफी अनस्टेबल था। सिटी पर कई सिजीज हुए। कुछ समय के लिए क्रिश्चियंस ने फिर से कंट्रोल भी हासिल किया। ममलूक के आने के बाद वहां स्टेबिलिटी आई, क्योंकि वे अपने एम्पायर पर बहुत सख्त कंट्रोल रखते थे। ममलूक रूल के दौरान जेरूसलम में कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुए। इस समय शहर की दीवारों को मजबूत करने का काम किया गया। उस दौर में इस्लामिक वर्ल्ड ट्रेड, लर्निंग और आर्किटेक्चर में यूरोप से ज्यादा एडवांस माना जाता था। ममलूक भी इन चीजों को बढ़ावा देते थे, लेकिन इसके बावजूद जेरूसलम को उन्होंने मेनली एक रिलीजियस सेंटर बनाकर रखा। ट्रेड को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला और नॉन मुस्लिम पर भारी स्पेशल टैक्सेस लगाए गए। ज्यूइश कम्युनिटी के लिए यह समय पूरी तरह आसान नहीं था। 1267 में परसिक्यूशन हुए और 14th सेंचुरी में कुछ फोर्सिबल कन्वर्शन भी करवाए गए, मतलब उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। रीजन में मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज के बीच लगातार तनाव बना रहा। हालांकि ममलूक शांति बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उनका रूल काफी कठोर था। समय के साथ जब ममलूक पावर कमजोर होने लगी, तब एक नई मुस्लिम शक्ति उनकी टेरिटरीज और जेरूसलम पर नजर रखने लगी, और वो थी ओटोमन अंपायर। 16th सेंचुरी की शुरुआत में ओटोमन अंपायर तेजी से मजबूत हो रहा था। बाल्कन और पेनोनियर प्लेन पर कंट्रोल होने के बावजूद उसे अभी तक सबसे बड़ी मुस्लिम पावर नहीं माना जाता था। सुल्तान सेलिम फर्स्ट, जिसे सेलिम द ग्रीन भी कहा जाता था, ने इसे बदलने का फैसला किया। वह बहुत एम्बिशियस, कठोर और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर था। साथ ही वह खुद को सुन्नी इस्लाम का प्रोटेक्टर मानता था। ममलूक के कुछ एक्शन से नाराज होकर सेलिम ने उनके खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। 1516 में बैटल ऑफ मार्ड डबाक में उसे ममलूक आर्मी को निर्णायक रूप से हरा दिया और उनका अंपायर लगभग खत्म हो गया। इस जीत के बाद ओटोमन ने फिलिस्तीन और जेरूसलम पर कंट्रोल हासिल किया। ओटोमन रूल ने पूरे रीजन को बदल दिया। वे नई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, आर्किटेक्चर और गवर्नेंस लेकर आए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, जेरूसलम अभी भी इस्लामिक रूल के अधीन रहा। हालांकि ममलूक के मुकाबले ओटोमन शुरुआत में ज्यादा टॉलरेंट थे। उन्होंने जेरूसलम की इंपॉर्टेंस को ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों के लिए सम्मान दिया। इसी वजह से सिटी
तीनों अब्राहिम रिलीजन के लिए पिलग्रिम सेंटर बना रहा। ओटोमन रूल के दौरान लंबे समय बाद जेरूसलम में स्टेबिलिटी आई। रोमन अंपायर के बाद पहली बार सिटी इतनी पावरफुल अंपायर के कंट्रोल में थी। ज्यूज को प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ता था, लेकिन उन्हें अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस करने की अनुमति थी। इसी समय स्पेन, पुर्तगाल से निकाले गए कई ज्यूज ओटोमन टेरिटरीज में आकर बसने लगे। कुछ थियासलोकी गए, जबकि कई जेरूसलम वापस लौटे। इससे ज्यूज कम्युनिटी फिर से मजबूत होने लगी। ओटोमन ने रोड्स, ब्रिजेस और मार्केट बनवाकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर किया। सुल्तान सुलेमान ने जेरूसलम की दीवारों को दोबारा रिपेयर करवाया। सफेद और टाइब्रेस जैसी सिटीज ज्यूज रिलीजियस लर्निंग के बड़े सेंटर बन गए। खासकर सफेद में काबाला यानी तोरा की मास्टिकल इंटरप्रिटेशन काफी लोकप्रिय होने लगी। यहाँ स्कॉलर और रिलीजियस लीडर ज्यूज ट्रेडिशन को नई तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ओटोमन अंपायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। यूरोप की पावर, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेंथ में काफी आगे निकल चुकी थी, जबकि ओटोमन पीछे छूटते जा रहे थे। जैसे जैसे ओटोमन कमजोर हुआ, वैसे वैसे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया जैसी यूरोपियन पावर की नजर होली लैंड पर बढ़ने लगी। ये देश फलस्तीन में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए रिलीजियस और पॉलिटिकल अलायंस का यूज कर रहे थे। इसका सीधा असर वहां की ज्यूज पॉपुलेशन पर पड़ा। पहले भी कई ज्यूज यूरोप से लौटकर फलस्तीन आ चुके थे, लेकिन अब खासकर ईस्टर्न यूरोप और रशियन अंपायर से बड़े नंबर्स में ज्यूज लोग फलस्तीन आने लगे। वे उस जमीन पर नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे जिसे वे अपनी हिस्टोरिकल होमलैंड मानते थे। ओटोमन कंट्रोल कमजोर होने की वजह से फलस्तीन में रहने वाले ज्यूज और अरब्स दोनों के अंदर ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल की मांग बढ़ने लगी। सदियों से डायस्पोरा में बिखरे ज्यूज लोग, जो अलग अलग देशों में माइनॉरिटीज की तरह जी रहे थे, अभी भी अपने होमलैंड का सपना देख रहे थे। कभी उन्हें टॉलरेट किया जाता था, तो कभी परसिक्यूशन झेलना पड़ता था, लेकिन उनकी होमलैंड की याद कभी खत्म नहीं हुई। यह सपना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। 19वीं सेंचुरी में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म तेजी से फैल रहा था। बड़े मल्टी एथनिक अंपायर के अंदर रहने वाले कम्युनिटीज अब अपनी अलग पहचान और इंडिपेंडेंट नेशन की मांग करने लगी। पोल्स, हंगेरियन, सर्ब्स, दूसरे कई ग्रुप्स इंपीरियल रूल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस माहौल का असर ज्यूइश कम्युनिटीज पर भी पड़ा। सदियों से अलग अलग देशों में बिखरे ज्यूज के अंदर नेशनल रिवाइवल की भावना बढ़ने लगी। इस दौर में लोग खुद को सिर्फ रिलीजन से नहीं, बल्कि लैंग्वेज, शेयर्ड हिस्ट्री और नेशनहुड के सपने से पहचानने लगे थे। लेकिन ज्यूज की स्थिति बाकी कम्युनिटी से ज्यादा मुश्किल थी। उनके पास अपना कोई देश नहीं था। वे हर जगह माइनॉरिटी के रूप में रहते थे। कई सोसाइटीज में उन्हें आउटसाइडर, सस्पिशियस या डेंजरस तक माना जाता था। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में एंटी सेमिटिज्म धीरे धीरे एक बड़ी पॉलिटिकल ताकत बन गया। अब एंटी सेमिटिज्म सिर्फ पुराने रिलीजियस प्रीजुडिस तक सीमित नहीं रहा, यह रेशियल और पॉलिटिकल हेट्रेड में बदलने लगा। ईस्टर्न यूरोप और खासकर रशियन अंपायर में पोग्रोम्स यानी ऑर्गेनाइज्ड अटैक शुरू हो गए। साइनागोज जला दिए गए, ज्यूज होम लूट लिए गए और पूरी कम्युनिटीज को तबाह कर दिया गया। कई बार गवर्नमेंट्स ने इन अटैक्स को रोका भी नहीं। इससे ज्यूज लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी और डर और बढ़ गया। वेस्टर्न यूरोप, जो खुद को मॉडर्न और लिबरल मानता था, वहां भी हालात पूरी तरह अच्छे नहीं थे। फ्रांस में डेरिफस अफेयर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल बना। 1894 में फ्रेंच आर्मी के ज्यूज ऑफिसर एल्फर्ड डाइफुस पर झूठा देशद्रोह का आरोप लगाया गया। सबूत कमजोर होने के बावजूद उसे गिल्टी ठहराकर एग्जाइल भेज दिया गया। असली वजह सिर्फ यह थी कि वह ज्यूइश था। बाद में उसकी इनोसेंस साबित हो गई, तब भी कई लोग उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यूरोप में बढ़ता एंटीसेमिटिज्म और हिंसा ने कई ज्यूज को यह फील करा दिया कि वे सिर्फ एसिमिलेशन यानी बाकी सोसाइटी में घुल मिलकर सुरक्षित नहीं रह सकते। इन्हीं लोगों में एक था थियोडोर हर्जल। उनका जन्म 1860 में बुदापेस्ट में हुआ। वे हाईली एजुकेटेड थे और शुरुआत में मानते थे कि अगर
ज्यूज मेजोरिटी सोसाइटीज का कस्टम अपना ले तो उन्हें एक्सेप्टेंस मिल सकती है, लेकिन फ्रांस के डायरस अफेयर ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। पेरिस में जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हुए हर्जल ने अपनी आंखों से देखा कि यूरोप में जूस सेफ्टी कितनी फ्रेजाइल है। कठिनाइयों, बीमारियों और लोकल हॉस्टिलिटी के बावजूद फर्स्ट आलिया में जूस लोगों ने पलिस्तान में एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे नए जूस टाउन बसने लगे, जैसे रिशोन, लाइजोन, पेटाटिकुआ, जाइक्रोन या काओ। अब जूस प्रेजेंस सिर्फ धार्मिक भावना तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि जमीन पर भी दिखाई देने लगी। लेकिन ओटोमन अंपायर इस बढ़ती इमिग्रेशन को शक की नजर से देखने लगा। उसे डर था कि फिलिस्तीन जैसे सेंसिटिव रीजन में अनरेस्ट बढ़ सकता है। इसीलिए ओटोमन ने ज्यूस लैंड परचेज और इमिग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी। हालांकि दूर के इलाकों में उनका कंट्रोल बहुत मजबूत नहीं था और कई जगह लोकल अरब लीडर ज्यादा प्रभावशाली थे। धीरे धीरे लोकल अरब कम्युनिटीज भी जायनिस्ट सेटलर को सिर्फ रेफ्यूजीज नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा वाले कॉलोनाइजर के रूप में देखने लगी। यहीं से टेंशन बढ़ने लगी। शुरुआती जॉयनिस्ट पीसफुल सेटलमेंट, डिप्लोमेसी और कॉपरेशन में विश्वास रखते थे। थियोडर हेजल चाहता था कि ओटोमन्स यूरोपियन पावर और लोकल अरब के साथ मिलकर बातचीत से समाधान निकले, लेकिन आने वाले समय में यह सपना बहुत मुश्किल साबित हुआ। ज्यूश और अरब नेशनलिज्म धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगे। 19th सेंचुरी खत्म होते होते जॉयनिज्म एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुका था। उसने फलस्तीन की जमीन पर अपनी जड़ें जमा ली थी, लेकिन यह जमीन आसान नहीं थी। यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज, रिलीजन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट मौजूद थे। आगे का रास्ता राइवल एम्पायर, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस और वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। फिर भी कई ज्यूज के लिए अब वापस लौटने का रास्ता नहीं बचा था। यूरोप में इक्वालिटी और सेफ्टी का सपना टूट चुका था। इसीलिए जॉयनिज्म अब सिर्फ एक होप नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन गया था। जैसा हर्जल ने कहा था, इफ यू विल इट इज नो ड्रीम। अब असली चुनौती उस सपने को रियलिटी में बदलने की थी। उस जमीन में जिसे दुनिया की कई कम्युनिटीज पवित्र मानती थी और जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, उस समय फलस्तीन अभी भी ओटोमन अंपायर का हिस्सा था और ज्यूस माइग्रेशन वहां लगातार बढ़ रही थी। ओटोमन अंपायर ने जर्मनी का साथ दिया, इसीलिए उनकी टेरिटरीज अलाइड पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। फलस्तीन भले ही छोटा रीजन था, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अचानक बढ़ गई। युद्ध शुरू होते ही वहां रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी बदल गई, जिनमें ज्यूस कम्युनिटी भी शामिल थी। जेरूसलम में ओटोमन एडमिनिस्ट्रेशन की लीडरशिप जमाल पाशा कर रहा था, जो काफी कठोर रूलर माना जाता था। खासकर यूरोप और रशिया से आए नए जॉयनिस्ट इमिग्रेंट मुश्किल में फंस गए। ओटोमन्स को शक था ये लोग फॉरेन पावर के प्रति लॉयल हो सकते हैं, इसीलिए कई ज्यूस को एनिमी नेशनल मानकर डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि कई लोगों को जबरदस्ती ओटोमन आर्मी में भर्ती कर लिया गया। 1914 में फलस्तीन में लगभग 85,000 ज्यूज रहते थे, लेकिन वॉर के दौरान शॉर्टेजेस, बीमारियां और पुअर्टी ने उनकी हालत खराब कर दी। बाहर से मिलने वाली फाइनेंशियल हेल्प भी युद्ध की वजह से कम हो गई, जिससे कई ज्यूज एग्रीकल्चर कॉलोनीज टूटने की कगार पर आ गई। इसी बीच ब्रिटेन और फ्रांस जैसी यूरोपियन पावर ओटोमन अंपायर की टेरिटरीज को आपस में बांटने की योजना बना रही थी। 1916 के स्काइस पिको एग्रीमेंट में मिडल ईस्ट को इन्फ्लुएंस जोन में डिवाइड किया गया। इस एग्रीमेंट में वहां रहने वाले लोगों की विशेष का ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से आगे चलकर लंबे समय तक अनरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। फिर 1917 में ब्रिटेन ने एक और बड़ा कदम उठाया, बेल्फोर डिक्लेरेशन। यह सिर्फ 67 वर्ड का छोटा डॉक्यूमेंट था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होने वाला था। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फलस्तीन में ज्यूइश नेशनल होम बनाने के लिए समर्थन की बात कही। उनका लंबे समय से देखा गया सपना अब सच होने वाला है। लेकिन इस डिक्लेरेशन में फलस्तीन की अरब पॉपुलेशन का लगभग कोई जिक्र नहीं था, जबकि उस समय वहां की मेजोरिटी अरब की ही थी।
ब्रिटेन ने ऐसा दो कारणों से किया। पहला कारण था फिलिस्तीन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यह स्यूज कनाल के बहुत करीब था, जो ब्रिटिश एम्पायर के ट्रेड और मिलिट्री रूट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। ब्रिटेन चाहता था वॉर के बाद मिडल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस मजबूत रहे। दूसरा कारण था जॉनिस्ट लीडर और ब्रिटिश पॉलिटिशियन के बीच क्लोज रिलेशन। खासकर चैन वाजमन का रोल इसमें बहुत बड़ा था। वह एक फेमस केमिस्ट था और ब्रिटिश हाई सोसाइटी में उसके अच्छे कनेक्शन थे। उसने इस रिलेशन का इस्तेमाल जॉनिस्ट कोस को सपोर्ट दिलाने के लिए किया। बेल्फोर डिक्लेरेशन ने जॉनिस्ट को नई उम्मीद दी। दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर ब्रिटेन अब जूश नेशनल होम के आइडिया को सपोर्ट कर रही थी। इसके बाद और ज्यादा जूस फलस्तीन आने लगे, लेकिन दूसरी तरफ फलस्तीन की अरब पॉपुलेशन इस डिक्लेरेशन से बेहद नाराज थी। वो पीढ़ियों से उस जमीन पर रह रहे थे और नहीं चाहते थे वहां जूस स्टेट बने। उन्होंने सवाल उठाया कि ब्रिटेन को किस अधिकार से उनकी जमीन के बारे में फैसला लेने का हक मिला, खासकर बिना लोकल अरब लीडर से पूछे। यहीं से अरब जूस कॉन्फ्लिक्ट और गहरा होने लगा। यह सिर्फ दो कम्युनिटीज के बीच का विवाद नहीं था, बल्कि नेशनलिज्म, कॉलोनियल पॉलिटिक्स और हिस्टोरिकल क्लेम्स के बीच टकराव बन गया था। जल्द ही अरब और ज्यूज कम्युनिटीज के बीच तनाव हिंसा में बदलने लगा। बाद में खुद आर्थर बेल्फोर ने माना कि होली लैंड की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी और बेल्फोर डिक्लेरेशन ने प्रॉब्लम सुलझाने की बजाय और बढ़ा दी। लेकिन ब्रिटेन के लिए यह फैसला उसके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सही था। असल में ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुख्य लक्ष्य मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस मजबूत करना था। ज्यूइश होमलैंड का वादा काफी हद तक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी था। फिर भी यही डिक्लेरेशन आगे चलकर 20th सेंचुरी के सबसे लंबे और वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट में एक का बेस बना। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने लगा, तब ब्रिटिश फोर्सेस ने जनरल एडमंड एल्बनी के लीडरशिप में फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और ओटोमन एम्पायर को बाहर निकाल दिया। जेरूसलम के फॉल को ब्रिटेन में बड़ी जीत के रूप में सेलिब्रेट किया गया। एल्बनी ने कहा, द क्रूसेडर हैव रिटर्न। यह स्टेटमेंट दिखाती है कि ब्रिटेन खुद को होली लैंड में एक नई पावरफुल फोर्स के रूप में देख रहा था। 1920 में लीग ऑफ नेशन ने ब्रिटेन को फलस्तीन का मैंडेट दे दिया। ऑफिशियली ब्रिटेन का काम फलस्तीन को सेल्फ रूल के लिए तैयार करना था, लेकिन वास्तव में वह अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी मजबूत कर रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ब्रिटेन एक तरफ ज्यूज नेशनल होम को सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ अरब मेजोरिटी के राइट की रक्षा करने का दावा भी कर रहा था। इन दोनों गोल्स के बीच बैलेंस बनाना लगभग इम्पॉसिबल साबित हुआ। इस दौरान ज्यूस माइग्रेशन और तेजी से बढ़ने लगा। नए सेटलर्स स्वैम्प्स को साफ कर रहे थे, कलेक्टिव फार्मिंग बना रहे थे और नई सेटलमेंट खड़ी कर रहे थे। इसी समय मेडिटेरियन कोस्ट पर एक नया मॉडर्न अर्बन सेंटर डेवलप होने लगा, जिसका नाम था तेल अवीव। तेल अवीव शुरू से ही एक मॉडर्न सिटी के रूप में डेवलप हुआ। वहां बसने वाले ज्यू सेटलर अपने साथ यूरोपियन लाइफस्टाइल, आर्किटेक्चर और कस्टम लेकर आए। लेकिन फलस्तीन की अरब पॉपुलेशन इन माइग्रेशन को सिर्फ रेफ्यूजीज का आना नहीं, बल्कि कॉलोनाइजेशन मान रही थी। उन्हें डर था कि उनकी जमीन और उनके जीने का तरीका खतरे में पड़ जाएगा। अमीन अल हुसैनी ने कहा, हम ज्यूज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपनी जमीन पर कॉलोनियल एम्बिशन स्वीकार नहीं करेंगे। धीरे धीरे टेंशन वायलेंस में बदलने लगी। 1920 में जेरूसलम और 1921 में जाफा में दंगे हुए, जिनमें दोनों साइड्स के सैकड़ों लोग मारे गए या घायल हुए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अरब को शांत करने के लिए ब्रिटेन ने ज्यूस इमिग्रेशन पर कोटाज लगाना शुरू किए, ताकि माइग्रेशन थोड़ी धीमी हो सके। लेकिन इससे जोइनिस्ट नाराज हो गए, क्योंकि वे इसे अपने होमलैंड के सपने के खिलाफ मानते थे। 1930s में हालात और खराब हो गए। जर्मनी में नाजी का राज शुरू हो चुका था। ज्यूज पर अत्याचार तेजी से बढ़ रहे थे। यूरोप से भागकर हजारों ज्यूज फलस्तीन पहुंचने लगे। हर नई माइग्रेशन अरब पॉपुलेशन के अंदर यह डर और बढ़ा रही थी कि एक दिन वे अपनी ही जमीन पर माइनॉरिटी बन जाएंगे। इसी डर की वजह से 1936 में अरब रिवोल्ट शुरू हुआ, जो 1939 तक चला।
यह रिवोल्ट सिर्फ जूस के खिलाफ नहीं बल्कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ भी था। ब्रिटिश फोर्सेस ने इस रिवोल्ट को दबाने के लिए ज्यूइश मिलिशिया की हेल्प ली। इसके बाद वॉयलेंस और एट्रोसिटीज दोनों साइड पर बढ़ गई। आखिरकार अरब रिवोल्ट कमजोर पड़ गया, लेकिन ब्रिटेन ने अपनी पॉलिसी बदल दी और व्हाइट पेपर जारी किया। इस पॉलिसी में ज्यूस इमिग्रेशन और लैंड परचेज पर कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। साथ ही अरब को फ्यूचर स्टेट का प्रॉमिस भी दिया गया। लेकिन यह फैसला ऐसे समय में आया जब यूरोप में जूस की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। वे अपनी जान बचाकर फलस्तीन में रेफ्यूज ढूंढ रहे थे। इसी दौरान 1933 में जर्मनी में अडोल्फ हिटलर सत्ता में आया। यह सिर्फ जर्मनी की पॉलिटिकल चेंज नहीं था, बल्कि दुनिया के इतिहास का एक बेहद खतरनाक मोड़ भी था। हिटलर खुद को जर्मनी का सेवियर बताता था और दावा करता था वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी के हार के पीछे ज्यूज का बिट्रेल मतलब उनका धोखा था। उसने रेशियल प्योरिटी और एंटी सेमिटिज्म को नाजी आइडियोलॉजी का हिस्सा बना दिया। शुरुआत में कई लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जनवरी 1933 के बाद यूरोप के ज्यूज की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। धीरे धीरे जर्मनी में एंटी ज्यूज लॉज लागू हुए। ज्यूज को जॉब, स्कॉलरशिप और पब्लिक लाइफ से बाहर किया जाने लगा। फिर 1935 में नाजीज ने न्यूरमबर्ग लॉ लागू किए, जिन्होंने ज्यूज को सिटीजनशिप और कई बेसिक राइट से वंचित कर दिया। अब उन्हें जर्मन सोसाइटी का हिस्सा नहीं बल्कि अलग और खतरनाक ग्रुप माना जाने लगा। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे नाजी इन्फ्लुएंस बढ़ा, वैसे वैसे दूसरे ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में भी ज्यूज पर अत्याचार बढ़ने लगे। 1938 और 39 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों में भी ज्यूज कम्युनिटी को हर्ष प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। इस दौरान 1938 में एक घटना ने नाजीज को खुलकर वॉयलेंस फैलाने का बहाना दे दिया। एक पोलिश जू हर्शेल ग्रांस्पन अपने पेरेंट्स की एक्सपल्शन से गुस्से में था। उसके पेरेंट्स जर्मनी से निकाल दिए गए थे और बॉर्डर पर फंसे हुए थे। गुस्से में उसने फ्रांस में एक जर्मन डिप्लोमेट की हत्या कर दी। नाजी ने इस घटना का यूज जूस के खिलाफ बड़े टेरर कैंपेन के लिए किया। 9 और 10 नवंबर 1938 की रात जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भयानक हिंसा हुई। एसएस मेंबर और नाजी समर्थकों ने ज्यूस नेबरहुड पर हमला कर दिया। साइनागोग जला दिए गए, ज्यूस दुकानें लूट ली गई और उनके ग्लास स्टोर फ्रंट तोड़ दिए गए। सड़कों पर फैला टूटा हुआ ग्लास क्रिस्टल की तरह दिखाई दे रहा था। इसीलिए इस घटना को बाद में क्रिस्टल नाट यानी नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा गया। क्रिस्टल नाट के दौरान यहूदी घरों में घुसकर फैमिलीज को सड़कों पर पीटा गया, लोगों को पीटा गया और पब्लिकली अपमानित किया गया। ज्यूज मतलब यहूदी, ये तो आपको शायद पता ही होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। ज्यूज और यहूदी ये सेम ही चीज है। इस एक रात में 1400 से ज्यादा साइनागोग्स नष्ट कर दिए गए, हजारों ज्यूइश शॉप होम्स तबाह कर दिए गए, लगभग 100 यहूदी मारे गए और करीब 30,000 यहूदी आदमियों को गिरफ्तार कर कंसंट्रेशन कैंप्स भेज दिया गया। सबसे शॉकिंग बात यह थी, इस डिस्ट्रक्शन का जुर्माना भी यहूदी कम्युनिटी पर ही डाल दिया गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले सालों में नाजी इससे भी ज्यादा भयानक योजनाएं बनाने वाले थे। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद जर्मनी और उसके अलाइज ने यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। वहां रहने वाले ज्यूज अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग बच नहीं सके। नाजी सिर्फ दूसरे देशों से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे पूरी यहूदी पॉपुलेशन को खत्म करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसी टाइम एक इम्पोर्टेंट नाजी लीडर उभर कर सामने आया, राइनहार्ड हाइड्रिक। वह बहुत इंटेलिजेंट लेकिन बेहद निर्दयी व्यक्ति था। 1931 में नेवी कैरियर खत्म होने के बाद वह एसएस में शामिल हुआ और तेजी से पावरफुल बन गया। उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी और रूथलेस एफिशिएंसी की वजह से हिटलर ने उसे मैन विद आयरन हार्ट कहा था। हाइड्रिक उन मुख्य लोगों में था जिन्होंने होलोकॉस्ट की योजना तैयार की। वह लोगों को इंसान नहीं बल्कि नंबर की तरह देखता था। 1941 में नाजीज ने फाइनल सॉल्यूशन नाम की योजना पर काम शुरू किया, जिसका मेन उद्देश्य यूरोप के ज्यूज का सिस्टमैटिक जीनोसाइड करना था।
लाखों लोगों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि नंबर की तरह ट्रीट किया गया। उन्हें कार्गो ट्रेन्स में भरकर ऑस्विच और ट्रेबलिंका जैसे डेथ कैंप्स में भेजा गया। वहां गैस चैम्बर, स्टारवेशन और ब्रूटल वायलेंस के जरिए लाखों जूस की हत्या कर दी गई। इस हॉरर में किसी को नहीं छोड़ा गया, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं। जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर टू आगे बढ़ा, दुनिया को समझ आने लगा कि होलोकॉस्ट कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि सालों से बढ़ती एंटीसेमिटिज्म और हेट्रेड का परिणाम था। जब जर्मनी युद्ध में हारने लगा और कैंप्स आजाद कराए गए, तब दुनिया के सामने होलोकॉस्ट की पूरी सच्चाई आई। लगभग 60 लाख जूस मारे गए, साथ ही लाखों दूसरे लोग भी नाजी ब्रूटलिटी का शिकार बने। यह 20वीं सेंचुरी की सबसे दुखद ट्रेजेडीज में से एक मानी जाती है। इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद यूरोप की ज्यूस कम्युनिटीज लगभग टूट चुकी थी और सर्वाइवर अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल था, इन ज्यूज रेफ्यूजीज का क्या होगा? बाद में ज्यूज फलस्तीन जाना चाहते थे क्योंकि वे उसे अपना हिस्टोरिकल होमलैंड मानते थे। उनके लिए होलोकास्ट ने यह साबित कर दिया था कि बिना अपनी स्टेट के वे कभी ट्रूली सेफ नहीं रह सकते। इसी वजह से जॉयनिस्ट मूवमेंट को वर्ल्ड वॉर टू के बाद और ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। कंसंट्रेशन कैंप से बचे हजारों ज्यूज फलस्तीन पहुंचने लगे। 1948 में ब्रिटिश रूल ऑफिशियली खत्म हो गया। होलोकॉस्ट जैसी भयानक ट्रेजेडी से बचने के बाद भी यहूदी लोगों की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अब उन्हें अपने फ्यूचर के लिए फिर से संघर्ष करना था। लेकिन इसी कठिन समय में लगभग 2000 साल पुराने सपने ने आखिरकार रियलिटी का रूप लेना शुरू किया। एक इंडिपेंडेंट ज्यू स्टेट का सपना। 1948 की स्प्रिंग में ब्रिटेन फलस्तीन छोड़कर चला गया और ज्यूज तथा अरब्स को अपने डिफरेंसेस खुद सुलझाने के लिए छोड़ दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी, दोनों साइड्स की मांग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी और कॉम्प्रोमाइज लगभग इम्पॉसिबल बन चुका था। ज्यूइश लीडरशिप पहले ही 1947 के यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन अरब साइड ने इसे रिजेक्ट कर दिया। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल लगने लगा। इसी माहौल में स्टेट ऑफ इजराइल की घोषणा की गई। ज्यूइश लोगों के लिए यह सिर्फ नया देश बनने की घटना नहीं थी, बल्कि सदियों के एग्जाइल, परसिक्यूशन और सफरिंग के बाद होमलैंड में वापसी का मोमेंट था। होलोकास्ट के कुछ साल बाद ही यह घटना ज्यूइश हिस्ट्री का सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन गई। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया था। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीन को दो अलग स्टेट्स, एक ज्यूइश और एक अरब स्टेट में बांटने का प्रपोजल दिया था। साथ ही जेरूसलम को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रखने की बात कही थी, क्योंकि यह ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र शहर था। नवंबर 1947 में यूनाइटेड जनरल असेंबली ने इस प्रपोजल को पास भी कर दिया। यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के अनुसार प्रपोज्ड ज्यूइश स्टेट को लगभग 55% टेरिटरी मिलनी थी, जबकि अरब स्टेट को यह करीब 45% थी। यह प्लान दोनों साइड के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता था, लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम थी। फिर भी ज्यूइश लीडरशिप ने इसे स्वीकार कर लिया। होलोकॉस्ट के बाद ज्यूज लगातार वॉर, मैसेकर और परसिक्यूशन से थक चुके थे। वे एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होमलैंड चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसे अपने लंबे संघर्ष की एक बड़ी जीत माना। इस समय जॉयनिस्ट मूवमेंट के कई महत्वपूर्ण लीडर थे। चाइम वाजमान और थियोडर हर्जल के बाद सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे डेविड बेन गुरियन। उनका जन्म 1886 में रशियन एम्पायर में डेविड गुरियन नाम से हुआ। बचपन से ही वे जायनिज्म और सोशलिज्म के आइडिया से प्रभावित थे। रशियन एम्पायर में बढ़ती इंस्टेबिलिटी और एंटीसेमिटिज्म की वजह से वे 20 साल की उम्र में फलस्तीन आ गए। शुरुआत में बेन गुरियन ने मजदूर की तरह फिजिकल जॉब की, लेकिन धीरे धीरे वे वर्कर्स मूवमेंट के एक बड़े लीडर बन गए। उनका सबसे बड़ा सपना था एक इंडिपेंडेंट ज्यू स्टेट बनाना। 1920s के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी लक्ष्य को हासिल करने में लगा दिया। उन्होंने ज्यूज कम्युनिटीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत की और फलस्तीन को फ्यूचर इंडिपेंडेंस के लिए तैयार किया। इस वजह से जब नए स्टेट की लीडरशिप की बात आई तो बेन गुरियन सबसे ऑब्वियस चॉइस बन गए। 14 मई 1948 को डेविड गेन बुरिन ने इजराइल के एस्टेब्लिशमेंट की घोषणा की।
यह अनाउंसमेंट तेल अवीव से की गई थी। जूश लोगों के लिए यह लगभग 2000 साल बाद लंबे एग्जाइल के अंत जैसा मूवमेंट था। लेकिन सेलिब्रेशन का समय ज्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि डिक्लेरेशन के तुरंत बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। आसपास के अरब नेशन ने मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू कर दी। उनका लक्ष्य था नए बने इजराइल को रोकना और उसे खत्म कर देना। 1948 का यह संघर्ष आगे चलकर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना गया। शुरुआत में इजराइल की स्थिति बहुत कमजोर थी। उसकी मिलिट्री फोर्स नई और कम ट्रेंड थी, जबकि उसे एक साथ 5 अरब आर्मीज का सामना करना पड़ा। वेपन और मिलिट्री इक्विपमेंट की भारी कमी थी। शुरुआती दिनों में ज्यूज फोर्सेस बॉर्डर को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन इजरायली फाइटर्स के अंदर अपने होमलैंड और सर्वाइवल को बचाने का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। वो जानते थे कि यह सिर्फ टेरिटरी की लड़ाई नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी। धीरे धीरे वॉर का बैलेंस बदलने लगा। इजरायली फोर्सेस ने कई महत्वपूर्ण टेरिटरीज पर कंट्रोल हासिल करना शुरू किया। उन्होंने हाइफा, जाफा और जेरूसलम जैसी की सिटीज को रिक्लेम किया। हालांकि जेरूसलम पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं आया। सिटी दो हिस्सों में बट गया, एक इजरायली कंट्रोल और दूसरा जॉर्डेनियन कंट्रोल में। 1949 तक इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस बचा ली। इस वॉर के बाद अरब साइड को यूएन पार्टीशन प्लान से भी कम टेरिटरी मिली, लेकिन इजराइल की जीत भी आसान नहीं थी। इस विक्ट्री की कीमत दोनों साइड्स ने भारी जान माल के नुकसान के रूप में चुकाई। होलोकॉस्ट के जख्मों से उबर रहे जूइश लोगों के लिए 1948 का वॉर एक और पेनफुल चैप्टर बन गया। लेकिन अरब पॉपुलेशन के लिए यह समय बहुत दुखद था। कई फलस्तीनियन ने अपना घर, जमीन और पूरा जीवन खो दिया। उनके सामने दो ही रास्ते बचे थे, या तो नई इजराइल स्टेट में माइनॉरिटी बनकर रहे या फिर वहां से चले जाएं। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियन अरब अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो गए। इनमें से कई नेबरिंग अरब कंट्रीज में रेफ्यूजी बनकर रहने लगे। आगे चलकर यही फलस्तीनियन रेफ्यूजी क्राइसिस मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। वॉर खत्म होने के बाद कुछ समय के लिए इजराइल को राहत मिली, लेकिन फ्यूचर अब भी अनसर्टेन था। आसपास के अरब नेशन इजराइल को लेजिटिमेट स्टेट मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ फलस्तीन रीजन लगातार टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट के किनारे खड़ा था। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी अब मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में गहराई से शामिल होने लगी थी। 1948 के वॉर में इजराइल सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया, बल्कि उसने यूएन पार्टीशन प्लान से ज्यादा टेरिटरी पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यह मिलिट्री सक्सेस बड़ी थी, लेकिन इसके साथ नई कॉम्प्लिकेशंस भी आई। विडंबना ये थी, कुछ पैलेस्टीनियन जो पहले यूएन पार्टीशन प्लान को रिजेक्ट कर चुके थे, अब उसे एक्सेप्ट करने को तैयार थे। लेकिन अब इजराइल की पोजीशन बदल चुकी थी। बैटलफील्ड में जीतने के बाद इजराइल लीडर्स उन टेरिटरीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जिन्हें उन्होंने वॉर में हासिल किया था। अब नई इजराइल स्टेट के सामने और कई बड़ी चुनौतियां थी। उसके बॉर्डर अनसेफ थे, नेबरिंग कंट्रीज हॉस्टाइल थी और ट्रेड आइसोलेशन जैसी प्रॉब्लम भी मौजूद थी। लेकिन सबसे अर्जेंट इशू था दुनिया भर से आने वाले ज्यूइश इमिग्रेंट को बसाना। होलोकॉस्ट सर्वाइवर और अलग अलग देशों से आने वाले ज्यूज बड़े नंबर में इजराइल पहुंच रहे थे। नए स्टेट को लगातार सर्वाइवल, सिक्योरिटी और नेशन बिल्डिंग तीनों काम एक साथ संभालने पड़ रहे थे। होलोकास्ट के बाद यूरोप और मिडल ईस्ट से बड़े नंबर्स में ज्यूज नए बने इजराइल में आने लगे। वे सेफ्टी और नई जिंदगी की तलाश में थे, लेकिन ये आसान नहीं था। अलग अलग देशों से आए लोग अलग भाषा और कल्चर से जुड़े थे। कई लोग हिब्रू भी नहीं जानते थे, हिब्रू जो कि यहूदियों की प्राचीन भाषा है। नई गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन सभी कम्युनिटीज को एक यूनाइटेड नेशन में बदलना। हालांकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस मुश्किल था, लेकिन बाहरी थ्रेट्स ने इजरायली सोसाइटी के अंदर स्ट्रॉन्ग यूनिटी पैदा कर दी। 1956 में यही एक्सटर्नल टेंशन एक बड़े वॉर में बदल गया। गमाल अब्दुल नासिर, जिन्होंने इजिप्ट की मोनार्की को हटाकर पावर हासिल की थी, उन्होंने सुएज कनाल को नेशनलाइज कर दिया। नासिर एक स्ट्रॉन्ग अरब नेशनलिस्ट और इजराइल के कट्टर विरोधी थे। ब्रिटेन और फ्रांस को इससे बड़ा नुकसान हुआ,
क्योंकि उनका ट्रेड काफी हद तक कैनाल पर निर्भर था। साथ ही इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तेहरान को ब्लॉक कर दिया, जिससे इजराइल की इकोनॉमी इफेक्ट हुई। इसके जवाब में इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट के खिलाफ सीक्रेट मिलिट्री प्लान बनाया। उसी दौरान इजिप्ट पैलेस्टीनियन फेदाइन ग्रुप को भी सपोर्ट कर रहा था, जो इजराइल पर लगातार अटैक कर रहे थे। इजराइल ने ऑपरेशन कैदेश शुरू किया, तेजी से सिनाई पेनिसुला में आगे बढ़ गया। शुरुआत में मिलिट्री कैंपेन काफी कामयाब रहा, लेकिन इंटरनेशनल रिएक्शन बहुत कठोर था। कोल्ड वॉर के टाइम एक रेयर मोमेंट ऐसा आया जब दोनों सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन ने मिलकर वॉर को रोकने के लिए दबाव बनाया। आखिरकार सीज फायर करना पड़ा। ब्लॉकेड तो हट गया, लेकिन नासिर पूरे अरब वर्ल्ड में रेजिस्टेंस के सिंबल बनकर उभरे। दूसरी तरफ इजराइल ने बैटलफील्ड में जीत हासिल की, लेकिन डिप्लोमेटिकली उसकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। 1960 में इजराइल ने मिलिट्री पावर के साथ साथ इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर भी ध्यान देना शुरू किया। इसी दौर में एली कोहन नाम सामने आया। इजिप्ट में जूश फैमिली में पैदा हुए कोहन प्रोसिक्यूशन के बाद इजराइल आ गए। बाद में मोसाद ने उन्हें सीरिया में अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजा। एक वेल्दी सीरियन बिजनेसमैन की फेक आइडेंटिटी के जरिए उन्होंने सीरिया की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर गहरी पहुंच बना ली। एली कोहान ने सीरिया में रहकर बेहद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन इजराइल तक पहुंचाई। वह सीरियन मिलिट्री पोजीशन तक पहुंच गया, यहां तक कि गोलन हाइट के डिफेंस एरिया भी देख चुका था। उसने एक चालाक सुझाव दिया कि सीरियन सोल्जर के लिए मिलिट्री पोजीशन के आसपास पेड़ लगाए जाएं ताकि उन्हें छाया मिल सके। लेकिन बाद में यही पेड़ इजरायली इंटेलिजेंस के लिए पहचान का संकेत बन गए। कोहन लगातार मैप और डिफेंस प्लान इजराइल भेजता रहा, लेकिन 1965 में सीरियन अथॉरिटीज ने उसकी रेडियो ट्रांसमिशन ट्रेस कर ली। उसे गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया और दमास्कस में पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। आज तक सीरिया ने इजराइल को उसकी बॉडी वापस नहीं की। इसी दौरान इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच टेंशन लगातार बढ़ रहे थे। खासकर सीरिया के साथ बॉर्डर क्लैशेस आम हो गए थे। दूसरी तरफ गमाल अब्दुल नासिर फिर से अरब वर्ल्ड में अपनी लीडरशिप मजबूत करना चाहते थे। उसने स्ट्रेट्स ऑफ तेहरान को ब्लॉक कर दिया, जिससे इजराइल का रेड सी तक एक्सेस बंद हो गया। वॉर अब लगभग निश्चित लग रहा था। इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने इजराइल के बॉर्डर पर ट्रूप्स जमा कर लिए। 5 जून 1967 को इजराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च कर दी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मिडल ईस्ट को बदल दिया। सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने कंबाइंड अरब आर्मीज को हरा दिया और सिनाई पेनिसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। गोलन हाइट्स में इजराइल फोर्सेस को खास फायदा मिला, क्योंकि एली कोहन की इंटेलिजेंस की वजह से उन्हें सीरियन मिलिट्री पोजीशन की पहले से पूरी जानकारी थी। इस 6 डे वॉर के बाद मिडल ईस्ट का बैलेंस पूरी तरह बदल गया। अब इजराइल के सर्वाइवल पर सवाल नहीं था। अरब लीडर को यह स्वीकार करना पड़ा कि ज्यूइश स्टेट अब परमानेंटली रियलिटी बन चुकी है। लेकिन इस विक्ट्री के साथ इजराइल के सामने नई प्रॉब्लम भी आई। पैलेस्टीनियन इशू अब भी अनरिजॉल्व था और अरब नेशन बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे। यह मौका आया 1973 में। 6 अक्टूबर 1973 को जुडाइज्म के सबसे होली डे योम किपुर पर इजिप्ट और सीरिया ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। इस बार अरब आर्मीज पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी और सोवियत वेपन से लैस थी। शुरुआती दिनों में इजराइल पूरी तरह सरप्राइज हो गया और अरब फोर्सेस ने तेजी से प्रोग्रेस की। लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री सपोर्ट मिलने के बाद इजराइल ने खुद को संभाला और वॉर का बैलेंस फिर से बदलने लगा। कई हफ्तों तक चले भयंकर युद्ध के बाद इजराइल फोर्सेस ने सुएज कनाल पार कर लिया और इजिप्ट की कैपिटल कायरो की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ सीरियन फ्रंट पर इजराइल आर्मी दमास्कस की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी। अब वॉर का बैलेंस पूरी तरह बदल चुका था।
जो युद्ध अरब नेशंस ने इजराइल पर दबाव बनाने के लिए शुरू किया था, वही अब उन्हें इंटरनेशनल मीडिएशन की तरफ ले जा रहा था। अक्टूबर 1973 के अंत तक वॉर तो खत्म हो गया, इजराइल ने इन्वेजन को रोक दिया, लेकिन इस वॉर ने उसकी इनविंसिबल इमेज को हिला दिया। दोनों साइड्स को भारी नुकसान हुआ था और लगातार वॉर्स का रास्ता अब बहुत महंगा लगने लगा। इसीलिए डिप्लोमेसी जरूरी बन गई। 5 साल बाद डिप्लोमेसी ने बड़ा परिणाम दिया। 1978 में यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की मेडिएशन में इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादात और इजरायली प्राइम मिनिस्टर मैचिन बेगिन ने कैंप डेविड अकॉर्ड पर साइन किए। 13 दिनों की कठिन नेगोशिएशन के बाद इजिप्ट पहला अरब कंट्री बना जिसने ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। बाद में इजराइल ने सिनाई पेनिसुला इजिप्ट को वापस लौटा दिया। यह मिडल ईस्ट हिस्ट्री का लैंडमार्क मूवमेंट था। पहली बार पीस पॉसिबल लगने लगी, हालांकि इसके लिए दोनों साइड्स को पेनफुल कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़े, लेकिन यह पीस पूरी तरह स्टेबल नहीं था। कई अरब ग्रुप्स और कंट्रीज अब भी इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन इशू लगातार गहराता जा रहा था। 1948 के बाद इजराइल की टेरिटरी बढ़ चुकी थी और उसके अंदर अरब पॉपुलेशन भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। कई पैलेस्टीनियन खुद को फॉरेन रूल के अधीन महसूस करते थे और नई ज्यूइश माइग्रेशन का विरोध करते थे, लेकिन उन्हें रोकने की ताकत उनके पास नहीं थी। 1948 के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देरा यासीन विलेज में एक बड़ा मैसेकर हुआ। गांव पहले नॉन एग्रेशन पैक्ट का हिस्सा था, लेकिन फिर भी ज्यूइश पैरामिलिट्री ग्रुप्स ने वहां हमला किया। लगभग 107 सिविलियन मारे गए। हालांकि ऑफिशियल इजराइल स्टेट इसमें डायरेक्टली शामिल नहीं था, लेकिन इस घटना ने पैलेस्टीनियन विलेजेस में भारी डर पैदा कर दिया। 1948 के बाद अरब इजराइल वॉर के अंत तक 7,50,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उन्हें निकाल दिया गया। 400 से ज्यादा फलस्तीनियन विलेजेस को खत्म कर दिया गया और छोड़ी गई प्रॉपर्टीज पर इजरायली कंट्रोल हो गया। बाद में कानून बनाकर उन रेफ्यूजीज की वापसी भी रोक दी गई। इस घटना को पैलेस्टीनियन नकबा यानी कैटेस्ट्रोफी कहते हैं। आज भी ये यादें फलस्तीन आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन रेफ्यूजीज ने वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के कैंप्स में शरण ली। धीरे धीरे ये कैंप्स परमानेंट सेटलमेंट बन गए, क्योंकि उनके पास वापस लौटने की कोई जगह नहीं बची थी। वहाँ की कंडीशंस अलग अलग थी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जिंदगी कठिन थी। पैलेस्टीनियन के लिए नकबा इनजस्टिस और लॉस का सिंबल बन गया, जबकि इजरायलीज इन घटनाओं को अपनी सर्वाइवल स्ट्रगल के रूप में देखते थे। उनके अकॉर्डिंग 1948 का वार उनके नए स्टेट को बचाने की लड़ाई थी। धीरे धीरे पैलेस्टीनियन ने ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देना शुरू किया। 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ की स्थापना हुई। शुरुआत में यह नेबरिंग अरब गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में था और इसकी पावर लिमिटेड थी, लेकिन 1969 में एक नए लीडर के आने के बाद ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह बदल गई। यह लीडर था यासीन अराफात। अराफात 1967 के 6 डे वॉर के बाद पैलेस्टीनियन के लिए रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा सिंबल बन गया था। उस वॉर के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा सहित कई रेफ्यूजीज एरिया पर कंट्रोल कर लिया था। अराफात का जन्म 1929 में कायरो में हुआ था, लेकिन उसका परिवार का कनेक्शन जेरूसलम से भी था। बचपन में ही वो अनाथ हो जाने की वजह से उसकी शुरुआती जिंदगी कठिन रही। 1948 के कॉन्फ्लिक्ट के समय वह कायरो में सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। वहीं उसके पैलेस्टीनियन के प्रति बढ़ती सिंपैथी और ज्यूज के खिलाफ बढ़ते एंगर को करीब से देखा। इसी दौरान वह पॉलिटिकली एक्टिव हुआ और पैलेस्टीनियन कोज के लिए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने लगा। बाद में अराफात ने आर्म स्ट्रगल का रास्ता चुना। 1959 में उसने फतेह नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फतेह का उद्देश्य गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए फलस्तीन को फ्री कराना था। फतेह बाकी फलस्तीनियन ग्रुप से अलग था। यह अरब गवर्नमेंट पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं था, इसीलिए उसे उनके आदेश मानने की भी मजबूरी कम थी।
फतह का मानना था कि फिलिस्तीनियन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसी वजह से यासिर अराफात जल्दी ही फिलिस्तीनियन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। वह अक्सर अपने सिर पर ट्रेडिशनल कैफिया पहनता था, जिससे उसकी पहचान और मजबूत हो गई। कुछ लोग फलस्तीनी स्ट्रगल और सफरिंग का सिंबल मानते थे, जबकि दूसरे उसे वॉयलेंट मिलिटेंट लीडर और टेररिस्ट कहते थे। अराफात इंटरनेशनल अटेंशन खींचने के लिए इसराइल के खिलाफ अटैक ऑर्गेनाइज करने से पीछे नहीं हटता था। इससे फलस्तीनियन इशू पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। खासकर 1967 के 6 डे वॉर के बाद रेफ्यूजीज कैंप की सिचुएशन और खराब हो गई। अब वेस्ट बैंक और गाजा के कई कैंप इसराइल कंट्रोल में थे। इसी दौरान इसराइल ने वहां नए जूयी सेटलमेंट बनाना शुरू किए। यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 242 जारी किया, जिसमें इसराइल से न्यूली ऑक्यूपाइड टेरिटरी से हटने की मांग की गई। पीएलओ ने जॉर्डन से गुरिल्ला ऑपरेशन जारी रखे, लेकिन जल्द ही जॉर्डनियन गवर्नमेंट और पीएलओ के बीच टेंशन बढ़ने लगी। पीएलओ धीरे धीरे जॉर्डन के अंदर इंडिपेंडेंट पावर की तरह बिहेव करने लगा था। आखिरकार यह कॉन्फ्लिक्ट ब्लैक सितंबर में बदल गया, जिसे जॉर्डनियन सिविल वॉर जैसा माना जाता है। इसके बाद अराफात और उसकी फोर्सेस को जॉर्डन छोड़ना पड़ा और वो लेबनान चले गए। अब लेबनान इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट का नया सेंटर बन गया। 1978 के कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद फलस्तीनियन को लगा कि अरब कंट्रीज ने उन्हें बिट्रे किया है। इसके बाद वॉयलेंट रेजिस्टेंस और बढ़ गया। कुछ लोग इसे टेररिज्म कहते थे, जबकि सपोर्टर इसे लिबरेशन स्ट्रगल मानते थे। यही टेंशन आगे चलकर 1982 के इजराइल लेबनीज वॉर में बदल गई। इस वॉर में लेबनान की इकोनॉमी बुरी तरह तबाह हो गई और कई मैसेकर हुए। इजराइल ने पीएलओ को इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही लेबनान के अंदर अलग अलग मिलिशिया और सीरियन आर्मी भी लड़ाई में शामिल हो गई। आखिरकार इजराइल ने मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाते हुए साउथ लेबनान पर लगभग 15 साल तक कंट्रोल बनाए रखा। इससे उसकी बॉर्डर कुछ समय के लिए तो सिक्योर हुए, लेकिन इसी दौरान एक नया पावरफुल दुश्मन उभरा, हिजबुल्लाह। 1980s तक आते आते होली लैंड की पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी उलझ चुकी थी कि हर साल कॉन्फ्लिक्ट और गहरा होता जा रहा था। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था जिसे दोनों साइड स्वीकार करें। 1987 में फिलिस्तीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में एक नया मोड़ आया। 9 दिसंबर 1987 को जबाइला रेफ्यूजी कैंप में एक इजरायली ट्रक और पैलेस्टीनियन व्हीकल की टक्कर में 4 पैलेस्टीनियन की मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही एक इजरायली की हत्या हुई थी, इसीलिए कई फिलिस्तीनियों ने इस घटना को रिवेंज अटैक माना। पहले से खराब लिविंग कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इजरायली पुलिस के कठोर व्यवहार ने लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया था। यह घटना आखिरी चिंगारी साबित हुई। जल्द ही फिलिस्तीनियों ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। लोग सिविल डिसओबीडियंस करने लगे। दीवारों पर ग्रेफिटी लिखी गई, स्लोगन लगाए गए, रोड ब्लॉक किए गए और इजराइल फोर्सेस पर पत्थर तथा कॉकटेल फेंके गए। कई इजरायली सेटलमेंट और शहरों पर भी अटैक किए गए। इसी मूवमेंट को फर्स्ट इंतिफादा कहा गया। यह एक मास अपराइजिंग थी, जिसमें आम फिलिस्तीनियन सिविलियंस बड़े नंबर्स में शामिल हुए। हालांकि इजराइल के पास एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, फिर भी फिलिस्तीनियन ने लगातार रेजिस्टेंस दिखाया। दुनिया भर में ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें युवा फिलिस्तीनियन टैंक पर पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे थे। फर्स्ट इंतिफादा पहले के वॉर जितना डेडली नहीं था, लेकिन इसने दोनों साइड में लगातार डर पैदा किया। इजरायलीज को बॉम्ब अटैक और हिडन एक्सप्लोजिव का डर था, जबकि फिलिस्तीनियन को हर समय यह डर रहता था कि उन्हें सिविलियन माना जाएगा या दुश्मन फाइटर। इस कॉन्फ्लिक्ट में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। कई टीनेजर्स और बच्चों को भी वॉयलेंस और पुलिस ब्रूटैलिटी का सामना करना पड़ा। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि यूनाइटेड नेशन को इंटरवीन करना पड़ा। 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसे 1948 के बाद पहली बड़ी पीस इनिशिएटिव माना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन दोनों ने मिलकर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने की कोशिश की। इजराइल ने फिलिस्तीनियन, जॉर्डेनियन, लेबनीज और सीरियन के रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत शुरू की।
कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ अरब कंट्रीज जैसे कतर, ओमान और ट्यूनीशिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन को पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर एक ओप्रेस्ड लोगों के रूप में सीरियस रिकॉग्निशन मिली। हालांकि मैड्रिड कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं कर सकी, लेकिन इसी ने फ्यूचर पीस टॉक की नींव रखी, जो 1993 के ओस्लो अकॉर्ड तक पहुंची। इजहाक रैबिन इजराइल की तरफ से वो नेता बने जिन्हें कई लोग यासिर अराफात का सबसे बड़ा पॉलिटिकल काउंटर पार्ट मानते हैं। उनका जन्म 1922 में जेरूसलम के एक सेटलर फैमिली में हुआ था। बचपन से ही वे इंडिपेंडेंट ज्यू स्टेट के विचार से प्रभावित थे। 1948 के वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया और वहां एक काम, प्रैक्टिकल और कैपेबल मिलिट्री लीडर के रूप में पहचाने गए। बाद में 1967 के सिक्स डे वॉर के दौरान वे इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ बने और इजराइल की विक्ट्री के मुख्य आर्किटेक्ट में से एक माने गए। लेकिन रैबिन धीरे धीरे यह फील करने लगे कि सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए कॉन्फ्लिक्ट का समाधान संभव नहीं है। इसी वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और 1974 में इजराइल के पहले नेटिव बोर्न प्राइम मिनिस्टर बने। उनके दूसरे टर्म के दौरान उन्होंने पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसने उन्हें हिस्ट्री में खास जगह दिलाई। 1991 की मैड्रिड कॉन्फ्रेंस के बाद सीक्रेट नेगोशिएशन जारी रही, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्स नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में हुई। हालांकि ओस्लो अकॉर्ड पर ऑफिशियल साइन वॉशिंगटन और इजिप्ट के टाबा में हुए, लेकिन नॉर्वे ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। 1993 के ओस्लो अकॉर्ड ने कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन पहली बार रिकंसिलिएशन की वास्तविक शुरुआत हुई। इन अकॉर्ड के सबसे बड़े परिणाम ये थे कि इजराइल ने पहली बार ऑफिशियली पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ और यासिर अराफात को पैलेस्टीन पीपल के लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्वीकार किया। साथ ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाई गई और पैलेस्टीनियन के कुछ एरियाज में लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई, जबकि कई टेरिटरीज अभी भी डिस्प्यूटेड रही। जब रैबिन और अराफात ने हैंडशेक किया तो वह पूरी दुनिया में पीस और होप का सिंबल बन गया। इसी पीस एफर्ट के लिए दोनों को नोबेल पीस प्राइज भी मिला, लेकिन हर कोई इस प्रोसेस से खुश नहीं था। कुछ पैलेस्टीनियन को लगा उनकी लीडरशिप ने कॉम्प्रोमाइज करके उन्हें धोखा दिया है, इसीलिए वॉयलेंस और बॉम्ब अटैक पूरी तरह बंद नहीं हुए। दूसरी तरफ कई पैलेस्टीनियन खुश भी थे, क्योंकि कुछ फैमिलीज को अपने पुराने घरों और एरियाज में लौटने का मौका मिला। ओस्लो अकॉर्ड को इजराइल में भी मिक्स्ड रिएक्शन मिला। कई इजरायलीज का मानना था रैबिन ने उन टेरिटरीज को छोड़ दिया जिनके लिए इजराइल सोल्जर ने खून बहाया था। कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इस पीस प्रोसेस के खिलाफ इतने गुस्से में थे, उन्होंने रैबिन की हत्या की साजिश रच दी। 1995 में रैबिन की असैसिनेशन कर दी गई। उनकी मौत ने पीस प्रोसेस को एक और बड़ा झटका दिया। मरने से पहले रैबिन ने एक और इम्पोर्टेंट पीस एग्रीमेंट किया था। इस बार उन्होंने किंग हुसैन के साथ ट्रीटी साइन की, जिसमें इजराइल और जॉर्डन के बीच 46 साल पुरानी वॉर स्टेट को ऑफिशियली खत्म कर दिया। पैलेस्टीनियन के साथ हुए एग्रीमेंट के मुकाबले यह ट्रीटी काफी स्टेबल साबित हुई, लेकिन पैलेस्टीन इशू की सबसे बड़ी समस्याएं अभी भी अनरिजॉल्व थी। धीरे धीरे टेंशन फिर से बढ़ने लगी और 2000 में सेकंड इंतिफादा शुरू हुआ। यह पहले इंतिफादा से कहीं ज्यादा वॉयलेंट था। इसका एक बड़ा ट्रिगर बना एरियल शारोन का अल अस्का मॉस्क विजिट। शारोन पहले मिलिट्री कमांडर रह चुके थे और पैलेस्टीनियन उन्हें हार्ड लाइन लीडर मानते थे। हालांकि विजिट ऑफिशियली पीसफुल थी, लेकिन पैलेस्टीनियन ने इसे प्रोवोकेशन के रूप में देखा। जल्द ही प्रोटेस्ट, दंगे और वो फिर कॉन्फ्लिक्ट में बदल गए। सेकंड इंतिफादा लगभग 5 साल तक चलता रहा। इस दौरान शैरोन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी बने और उन्होंने कठोर मिलिट्री पॉलिसीज अपनाई। पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप ने सुसाइड बॉम्बिंग और आर्म्ड अटैक शुरू किए, जिनमें इजराइल सिविलियन भी निशाना बने। जवाब में इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिए। कई पैलेस्टीनियन लीडर की टारगेटेड किलिंग हुई और इम्पोर्टेंट पैलेस्टीन एरियाज पर दोबारा कंट्रोल स्थापित किया गया। सेकंड इंतिफादा के दौरान सबसे ज्यादा वॉयलेंस वेस्ट बैंक में हुई। इजराइल का कहना था उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव
पैलेस्टीनियन मिलिटेंट स्ट्रक्चर को खत्म करना और आर्म्ड ग्रुप को डिसआर्म करना है। लेकिन लगातार मिलिट्री ऑपरेशन, रेड्स और क्लैशेस ने सिचुएशन को और वायलेंट बना दिया। इसी दौरान इसराइल ने वेस्ट बैंक बैरियर बनाना शुरू किया। इसराइल इसे सिक्योरिटी वॉल कहता था, जबकि कई पैलेस्टीन के लिए यह सेपरेशन और ऑपरेशन का सिंबल बन गया। समय के साथ कॉन्फ्लिक्ट कम होने की बजाय और कॉम्प्लिकेटेड होता गया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट लगातार बढ़ती रही और पैलेस्टीन ग्रुप के बीच भी डिवीजन गहरे होते गए। यासिर अराफात इन अलग अलग फैक्शंस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं बना सके और 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद हमास गाजा में सबसे पावरफुल पैलेस्टीनियन फोर्स बनकर उभरा, जबकि फतह वेस्ट बैंक में इन्फ्लुएंस बनाए रहा। इससे पैलेस्टीनियन पॉलिटिक्स दो हिस्सों में बट गई और पीस प्रोसेस लगभग रुक गया। 2005 में इजिप्ट के शर्म अल शेख में इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन और पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास के बीच एग्रीमेंट हुआ। दोनों साइड ने वॉयलेंस कम करने और फोर्सेस को कंट्रोल करने का वादा किया। इसराइल ने कुछ ऑक्यूपाइड एरिया से हटने और लगभग 900 पैलेस्टीनियन प्रिजनर को रिहा करने की बात भी मानी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की जड़ अभी भी अनरिजॉल्व्ड ही थी। इन लगातार वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद इसराइल सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया, बल्कि मिडल ईस्ट की सबसे पावरफुल स्टेट में से एक बन गया। सीमित नेचुरल रिसोर्सेज और हॉस्टाइल नेबर के बावजूद उनका रैपिड डेवलपमेंट काफी रिमार्केबल माना जाता है। आज इजराइल दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों में गिना जाता है। 1948 में इजराइल के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था सेल्फ रिलायंट बनना। चारों तरफ हॉस्टाइल नेबर थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे और सर्वाइवल हमेशा चैलेंज बना हुआ था। इसीलिए इजराइल ने शुरुआत से टेक्नोलॉजी, साइंस और इनोवेशन पर जोर दिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट नाम था शाइमोन पीयर्स। शाइमोन पीयर्स को आज कई लोग इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मॉडर्न डिफेंस स्ट्रेटेजी का आर्किटेक्ट मानते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया। इसी अप्रोच की वजह से आगे चलकर इजराइल ने एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप की। इनमें सबसे फेमस बना आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो रॉकेट और मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया। यह सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि लगातार थ्रेट से घिरे इजराइल के लिए सर्वाइवल नेसेसिटी बन गई। लेकिन इजराइल ने सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया था। धीरे धीरे इनोवेशन का फोकस सिविलियन टेक्नोलॉजीज और स्टार्टअप की तरफ भी बढ़ा। इस दौर में एक और इम्पोर्टेंट नाम सामने आया, योसी वर्दी। वह एक विजनरी एंटरप्रेन्योर थे, मतलब बिजनेसमैन, जिन्हें हर मुश्किल सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती थी। 1990s में योसी वर्दी उस कंपनी से जुड़े जो दुनिया का पहला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म मतलब ICQ लेकर आई। उस समय यह आइडिया रेवोल्यूशनरी था। लोग इंटरनेट पर इंस्टेंटली मैसेज भेज सकते थे, जिसने कम्युनिकेशन की दुनिया बदल दी। बाद में ICQ को AOL ने खरीद लिया। यह सफलता इजराइल के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इंस्पिरेशन बन गई। धीरे धीरे इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाने लगा। योसी वर्दी जैसे इंटरप्रेन्योर से प्रेरित होकर यंग जूज ने नई नई कंपनियां शुरू की। जल्द ही बड़ी ग्लोबल टेक कंपनीज जैसे इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर खोलने शुरू किए। दुनिया को लगने लगा इजराइल इनोवेशन और आइडियाज के लिए बेहद फर्टाइल प्लेस है। इसी माहौल में कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज और कंपनीज निकली। एग्जांपल के लिए वेज नेविगेशन ऐप, मोबाइल जैसी ड्राइविंग टेक्नोलॉजी और चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर जैसी साइबर सिक्योरिटीज कंपनीज। इंटरेस्टिंग बात यह थी, इनमें से कई टेक्नोलॉजीज सिक्योरिटी और सर्विलेंस से जुड़ी थी। इसका कारण इजराइल की लगातार सिक्योरिटी कंसर्न और टेररिस्ट अटैक का खतरा था। जरूरत ने इनोवेशन को और तेज कर दिया। लेकिन आज का इजराइल सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है। वहाँ रहने वाले लोगों के एंसेस्टर यूरोप, मिडल ईस्ट और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए थे। इसीलिए इजरायली सोसाइटी कल्चरल डाइवर्सिटी से भरी हुई है। अलग अलग कम्युनिटीज अपने साथ ट्रेडिशन, फूड, लैंग्वेज और आर्टिस्टिक स्टाइल लेकर आई। यही मिक्सचर इजराइल आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। कई राइटर और आर्टिस्ट ने इस कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी को अपने काम में दिखाया।
ओमस ओज और डेविड ग्रोसमैन जैसे ऑथर ने लिटरेचर के जरिए इजरायली सोसाइटी की स्ट्रगल और डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर किया। म्यूजिक में आइडन रैचिल ने ट्रेडिशनल साउंड को मॉडर्न म्यूजिक के साथ मिलाकर नया स्टाइल बनाया। आज कई फेमस हॉलीवुड स्टार भी इजराइल से जुड़े हुए हैं। गेल गोडेट और पोर्टमैन जैसे सेलिब्रिटीज इजरायली रूट्स रखते हैं। कुछ दूसरे ज्यूइश एक्टर जैसे जेफ गोल्डब्लम भी कल्चर कनेक्शन रखते हैं। हालांकि यह डाइवर्सिटी इजराइल सोसाइटी की ताकत है, लेकिन इससे इंटरनल डिवीजन भी पैदा हुए, खासकर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। हाईटेक सेक्टर तेजी से रिच और मॉडर्न बन रहा था, जबकि कई एग्रीकल्चर और पेरिफेरल कम्युनिटीज पीछे छूटती जा रही थी। इससे सोसाइटी के अंदर नए सोशल और इकोनॉमिक टेंशन पैदा होने लगे। इजराइल के अंदर सिर्फ इकोनॉमिक डिफरेंसेस ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल डिवीजन भी काफी गहरे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि रिलीजन का रोल स्टेट पॉलिटिक्स में कितना होना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं ज्यूइश रिलीजियस वैल्यूज गवर्नमेंट पॉलिसीज में ज्यादा दिखे, जबकि दूसरे लोग सेकुलर सिस्टम को मजबूत रखना चाहते हैं। इसी डिबेट के बीच बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल पॉलिटिक्स की सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर में से एक बन गए। कई इजरायलीज मानते हैं नेतन्याहू एक्सटर्नल क्राइसिस और सिक्योरिटी थ्रेट को संभालने में सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ने के लिए उनकी आलोचना करते हैं। क्रिटिक्स का कहना है इजरायली सोसाइटी में रिच हाईटेक सेक्टर और आम कम्युनिटीज के बीच गैप लगातार बढ़ता गया। फिर भी इजराइल के लिए सबसे बड़ा इशू उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही बनी रहती है। मिडल ईस्ट में अपने दुश्मनों के घिरे होने की वजह से एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा प्रायोरिटी रहते हैं। समय के साथ यूनाइटेड स्टेट इजराइल का सबसे बड़ा एलाई बन गया। यूएस ने मिलिट्री एड, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जरिए इजराइल को रीजनल आइसोलेशन से बाहर निकालने में हेल्प की। इसी पार्टनरशिप का एक बड़ा एग्जांपल है अब्राहम अकॉर्ड। यह एग्रीमेंट मोस्टली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के समय हुए। इनके तहत यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब यूएई और बहरीन जैसे अरब नेशन ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नॉर्मलाइज किए। इसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट, ट्रेड रिलेशन और कोऑपरेशन शुरू हुए। कई लोगों ने इसे मिडल ईस्ट में पीस की दिशा में बड़ा कदम माना। इन नेगोशिएशन में जेरार्ड कुशनर और फॉर्मर मोसाद चीफ योशी कोहेन जैसे फिगर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन एग्रीमेंट के बावजूद इजराइल के सामने नए और पुराने थ्रेट बने रहे। खासकर ईरान और टर्की के साथ टेंशन लगातार चर्चा का विषय बने रहते हैं। इन रीजनल दुश्मनी की वजह से इजराइल अब भी सिक्योरिटी को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानता है। इजराइल ने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ही नहीं बल्कि इंडिया जैसे देशों के साथ भी अपने रिलेशन मजबूत किए। टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और डिफेंस सेक्टर में इजरायली एक्सपर्ट ने इंडिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाया। लेकिन मिडिल ईस्ट में इजराइल की सबसे बड़ी समस्या अब भी उसके आसपास जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही रहा। कई नेबरिंग कंट्रीज के गवर्नमेंट ने पीस ट्रीटी साइन किए, फिर भी आम लोगों के बीच डिस्ट्रस्ट और हेटेड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सबसे कठिन और लंबे समय से चल रहे इशू अब भी इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है। सेकंड इंतिफादा के बाद कुछ पीस एफर्ट हुए, लेकिन दोनों कम्युनिटीज के बीच डीप मिसट्रस्ट बना हुआ है। समय समय पर होने वाली वॉयलेंस और मैसेकर ने इस डिस्ट्रस्ट को और बढ़ाया है। इसी टेंशन का एक बड़ा सिंबल है वेस्ट बैंक बैरियर। कुछ लोग इसे सिक्योरिटी वॉल कहते हैं, जबकि कई फिलिस्तीनी इसे बर्लिन वॉल ऑफ द ईस्ट की तरह डिवीजन और सेपरेशन का सिंबल मानते हैं। आज कॉन्फ्लिक्ट के तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं: जेरूसलम का स्टेटस, वेस्ट बैंक सेटलमेंट और गाजा ब्लॉकेड। जेरूसलम ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों के लिए होली सिटी है, इसीलिए इसका इशू बेहद सेंसिटिव है। इजराइल पूरे जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानता है, जबकि पैलेस्टीनियन ईस्ट जेरूसलम को फ्यूचर पैलेस्टीन स्टेट की कैपिटल बनाना चाहते हैं। कई सालों तक नेगोशिएशन हुई, जिनमें पैलेस्टीनियन नेगोशिएटर साइब अरकत और इजराइल लीडर जैसे बेंजामिन नेतन्याहू शामिल थे, लेकिन कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। दूसरा बड़ा इशू है गाजा स्ट्रिप की ब्लॉकेड। 2007 में हमास ने गाजा पर कंट्रोल कर लिया। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर ब्लॉकेड लागू कर दी। हमास का कहना है इस ब्लॉकेड की वजह से वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गई और लोगों की जिंदगी बेहद कठिन हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का कहना है
ब्लॉकेड सिक्योरिटी रीजन से जरूरी है ताकि हमास और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप के अटैक को रोका जा सके। हमास के लीडर जैसे इस्माइल हानिया और याह सिनवार ने ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आर्म्ड रेजिस्टेंस को भी जारी रखा। इसी वजह से इसराइल और गाजा के बीच बार बार वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। इसराइल ने कई मिलिट्री ऑपरेशन किए, जिनमें 2014 गाजा वार काफी इंपॉर्टेंट है। इन वॉर में इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक और एडवांस डिफेंस सिस्टम का यूज किया, खासकर आयरन डोम जो इनकमिंग रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। हाल के वर्षों में इसराइल पर हुए टेररिस्ट अटैक और गाजा कॉन्फ्लिक्ट ने रीजन को फिर से बड़े वॉर की तरफ धकेल दिया। खासकर म्यूजिक फेस्टिवल पर हुए अटैक के बाद शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट पहले से कहीं ज्यादा ब्लडी साबित हुआ। हिस्टोरियन अभी भी इस पूरे दौर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वॉयलेंस और डिस्ट्रक्शन लगातार बढ़ते गए। लेकिन इसराइल का चैलेंज सिर्फ फलस्तीन तक लिमिटेड नहीं। पिछले कुछ दशकों में ईरान इसराइल का सबसे बड़ा रीजनल दुश्मन बनकर उभरा है। ईरान और इसराइल के बीच हॉस्टिलिटी, आइडियोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल तीनों स्तरों पर दुश्मनी है। ईरान ओपनली इसराइल के एग्जिस्टेंस का विरोध करता है और हिजबुल्लाह तथा हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट देता है। इसी वजह से टेंशन लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ा कंसर्न ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसराइल इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। इसी कारण इसराइल ने कई कन्वर्ट ऑपरेशन, साइबर अटैक और टारगेटेड स्ट्राइक किए ताकि ईरान को न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी हासिल करने से रोका जा सके। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इसराइल के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। लेबनान के साउथ से ऑपरेट करने वाला यह ग्रुप ईरानियन फंडिंग और वेपन से काफी मजबूत हो चुका है। इसके लीडर हसन नसरुल्लाह ने ऑर्गेनाइजेशन को पावरफुली मिलिट्री फोर्स में बदल दिया। 2006 लेबनान वॉर ने दिखाया हिजबुल्लाह कितना डेंजरस अपोनेंट बन चुका है। इजरायली एयर स्ट्राइक के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। हालांकि टर्की के साथ टेंशन मौजूद रहती है, लेकिन वे अधिकतर डिप्लोमेटिक लेवल पर होती हैं, समय के साथ बदलती भी रहती हैं। इसी तरह गल्फ स्टेट के साथ रिलेशन भी कभी इम्प्रूव होते हैं तो कभी तनावपूर्ण हो जाते हैं। कई लोगों के अकॉर्डिंग मोसाद इजराइल की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। इसे दुनिया की सबसे कैपेबल इंटेलिजेंस एजेंसीज में गिना जाता है। नाजी वार क्रिमिनल्स को ढूंढने से लेकर सीक्रेट ऑपरेशन और टारगेटेड मिशन तक मोसाद का उद्देश्य हमेशा इजराइल की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना रहा है। 2018 में मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट हासिल करके पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इस ऑपरेशन को इजराइल की सबसे डेयरिंग इंटेलिजेंस मिशन में से एक माना गया। अगर पूरे इतिहास को देखा जाए तो इजराइल और ज्यूइश पीपल की कहानी रेजिलेंस, सर्वाइवल और रिन्यूअल की कहानी बन जाती है। इसकी शुरुआत बिब्लिकल एरा से होती है, जब मोनोथीज्म यानी एक ईश्वर में विश्वास का विचार उभरा। किंग डेविड और किंग सोलोमन जैसे रूलर आज भी वर्ल्ड हिस्ट्री और रिलीजियस में इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं। इसके बाद रोमन, क्रिश्चियन, मुस्लिम और कई एम्पायर ने होली लैंड पर रूल किया और हर सिविलाइजेशन ने इस रीजन पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1948 में मॉडर्न इजराइल के रीबर्थ के साथ आया। सदियों का डायस्पोरा, परसिक्यूशन और होलोकॉस्ट जैसी ट्रेजेडी के बाद ज्यूइश पीपल ने अपना स्टेट स्थापित किया और शुरुआती वॉर में उसे बचाने में सफल रहे। समय के साथ इजराइल सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि मिलिट्री स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल स्टेट बन गया। आज इजराइल कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग अलायंस और इनोवेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके सामने चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हुए। सबसे बड़ा अनरिजॉल्व्ड इशू है इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, और आज के टाइम वो है इजराइल ईरान यूएसए वॉर। इस वॉर में इजराइल को भी बहुत नुकसान हुआ है और साथ में ईरान को भी। अब ये देखना दिलचस्प होगा, इस वॉर के बाद क्या इजराइल कमजोर होता है या और स्ट्रॉन्ग होकर उभरेगा। आज तक इजराइल के जितने भी वॉर हुए हैं, कभी भी इजराइल को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा जितना ईरान के साथ इस वॉर में करना पड़ा है। ईरान औरों के मुकाबले काफी बड़ा देश है और ईरान के पास मिसाइलों का एक भारी खजाना है। तो देखते हैं ये ईरान यूएसए वॉर आखिरकार जाएगा कहां और उसका इजराइल पर क्या इफेक्ट होगा। तो आप सुन रहे थे जितेश की पाठशाला।
वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।